सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। कल आप लोगों ने काफी रिक्वेस्ट किया तो हमने क्लास को फिर ऑफ कर दिया, क्योंकि रक्षाबंधन का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है। मैं उम्मीद करता हूं कि कल के दिन के बाद क्या होगा, आकस्मिक मृत्यु, सड़क दुर्घटनाएं, बीमारियां सब समाप्त हो जाएंगी, सबकी रक्षा हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कामना करता हूं। सरकार को इंश्योरेंस पर अधिक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। मूल बातों में आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मूल अधिकार। मूल अधिकार एक विस्तृत और व्यापक टॉपिक है, और यदि कोई अभ्यर्थी संविधान को पढ़ता है और मूल अधिकार को ठीक से नहीं समझता है तो संविधान पढ़ना बेकार है। क्योंकि पूरा का पूरा संविधान एक तरह से जनता के अधिकार की रक्षा करता है और जनता को वो सभी अधिकार मुहैया करवाता है जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। यही उसका मुख्य उद्देश्य है। कुछ तत्व इसमें ब्रिटेन से मिलते हैं तो कुछ तत्व इसमें यूएसए से मिलते हैं। व्यापक चैप्टर है। आज पूरा ताकत लगाकर देखते हैं कि कब तक समाप्त हो जाता है। नहीं होगा तो फिर एक और क्लास लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि मैं तो थकता ही नहीं हूं। आप लोगों ने यदि हिम्मत दिखाया तो समाप्त हो जाएगा, अन्यथा की स्थिति में फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। उम्मीद करते हैं कि आपने अपने जीवन की रक्षा कल करनी होगी। अब आज से हम फिर से करियर की रक्षा की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं, है कि नहीं है? करियर से ही जीवन की सही रक्षा होगी। किसी व्यक्ति ने मुझसे कभी पूछा था कि नौकरी कितनी जरूरी है, तो मैंने ये जवाब दिया था एक समय में कि नौकरी सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इतना तय है कि यदि एक अच्छी नौकरी हो तो जीवन ठीक चलता है। इस बात की गारंटी होती है। वो आपको बहुत पीक पर नहीं ले जा सकता, नौकरी से ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक सफल और सही जीवन की कसौटी में नौकरी आ जाता है कहीं ना कहीं। इसको संज्ञान में रखेंगे। हम मूल अधिकार की चर्चा में हैं। मूल अधिकार की जब हम चर्चा करते हैं तो चैप्टर का नाम सभी लिख लेंगे, क्योंकि चर्चा का विषय और केंद्र बिंदु यही है। फंडामेंटल राइट्स, इसी पर चर्चा होगी। फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले दुनिया में यदि मूल अधिकारों का व्यापक प्रयोग कहीं किया गया तो वह देश अमेरिका है। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और भारतीय संविधान में हमने पढ़ा कि जो मूल अधिकार प्रेरित है वह अमेरिका से प्रेरित है, जबकि मूल कर्तव्य रूस से प्रेरित है, जिसको पहले सोवियत संघ कहते थे। सोवियत संघ से प्रेरित है। यदि आपसे कभी पूछा जाएगा कि मूल अधिकार क्या है, तो आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकार वह अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के समग्र विकास के लिए दिए जाते हैं। इतना तो कह ही सकते हैं। ओवरऑल उसका डेवलपमेंट होगा। सभी लोग थोड़ा टाइम पर आ जाए ताकि बार बार यहाँ पर वो क्लिक करता रहता है, ब्लिंक हो रहा होता है। तो मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के समग्र विकास के लिए दिए जाते हैं। आप सोचकर देखिए कि फ्रांस की राज्य क्रांति को जब आप पढ़ेंगे और जब वहां के दासों के विषय में आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि दासों के पास स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार नहीं था। सप्ताह में 2 दिन, फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़िए, सप्ताह में 2 दिन जो दास होते थे वो अपने घर का काम कर सकते थे, लेकिन सप्ताह के 5 दिन वे अपने मालिक के लिए रिजर्व थे। मतलब 5 डेज उनको बांध के रखा जाता था, जैसे मवेशियों को रखते हैं। और यदि कोई दास अधिक उपद्रवी है कि भागने की चेष्टा करे तो कुर्सी के साथ बांध के रखा जाता था। इस तरह की प्रताड़ना दी जाती थी। आज आर्टिकल 21 है भारत में, जीवन का अधिकार है। उस अधिकार के बल पर एक नागरिक के जीवन की रक्षा होती है। अभी आपने दरभंगा के घटना को भी देखा होगा। आपने देखा है कि एक तरफ जो जनता है वो क्या कह रही है कि उसके पिता ने बड़ा न्याय कर दिया, लेकिन क्या पुलिस मान लेगी उस चीज को? कि नहीं मानेगी? पुलिस कभी नहीं मानेगी। पुलिस तो उस व्यक्ति को हर हाल में पकड़ लेगी। और यदि उसका पिता पकड़ा जाता है तो पुलिस न जाति देखेगी न धर्म देखेगी, वो केवल आर्टिकल 21 को देखेगी कि किसी व्यक्ति का हत्या आप नहीं कर सकते,
हत्या करना क्या है? कानून की दृष्टि में अपराध है। तो कानून अपने हिसाब से चलेगा, वो जनमानस की रक्षा को सबसे पहले शीर्ष पर रखकर चलेगा। तो आर्टिकल 21 मूल अधिकार है। मूल अधिकार की जो पूरी व्याख्या है संविधान में, हमने पिछले क्लास में देखा, वह पार्ट 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आपने पिछले क्लास में देखा कि आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है। राज्य क्या है? तो जिसके पास 4 तत्व हैं, भूमि है, जनसंख्या है, सरकार है और संप्रभुता है, उसे हम राज्य कहते हैं। इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो नागरिकता कुल मिलाकर समग्र विकास के लिए दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा कि नागरिकता में संशोधन करने का जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। 3 प्रकार के बहुमत को हमने पढ़ा था, जिसमें एक पढ़ा था आपने विशेष बहुमत। जब मूल अधिकार में संशोधन किया जाएगा तो उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। इसको बिल्कुल याद रखेंगे, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन दिया जाता है साधारण बहुमत, ठीक है, 50-50, विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत चाहिए इसके लिए। और मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो एक तो संविधान करता है, लेकिन यदि संस्था की बात करें तो मूल अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता है, राज्य में हाई कोर्ट भी करता है। आर्टिकल 226 में कोई भी व्यक्ति अपने 12 से 35 के बीच मिलने वाले मूल अधिकारों के लिए कोर्ट में फाइट कर सकता है, और कोर्ट उस अधिकार को दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसको ध्यान में रखिएगा। शुरुआत करते हैं। एक बार थोड़ा सा एक देख लीजिए, कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए आज लाया है, फिर हम लिखना शुरू करेंगे बाद में। आज बड़ा चैप्टर है। हम फंडामेंटल राइट्स में हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा है, यह संविधान द्वारा रक्षित और प्रवृत्त होते हैं। प्रवृत्त होने का मतलब है इसको लागू करने वाला ही कौन है? संविधान है। और इसकी रक्षा की पूरी जिम्मेदारी, संविधान की भी रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, अंतिम संरक्षक है। पिछले क्लास में बता दिए थे। तो यह उसकी परिभाषा है। अब इसके बारे में यह जानते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अब देखिए, भारत के संदर्भ में यदि हम बात करेंगे तो भारत की जो अधिकांश जनता है वो क्या है? निरक्षर है। निरक्षर है कि नहीं है? बिल्कुल निरक्षर है। साक्षरता अलग चीज है। साक्षरता का मतलब हुआ कि हस्ताक्षर करना आ गया तो साक्षर है। लेकिन क्या हस्ताक्षर करना आ जाना और किसी व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना दोनों एक बात है? नहीं है। साक्षरता अलग चीज है, लिटरेसी एक अलग चीज है, ठीक है, इंटेलिजेंस एक अलग चीज है, एजुकेशन एक अलग चीज है। तो भारत में क्या है, सरकार का पहला प्रयास है कि 100% लोग साक्षर हो जाएं। जिसमें अभी 2011 में जब जनगणना हुई थी, उस समय के आंकड़े को देखें तो लगभग 74 पॉइंट समथिंग परसेंट, ये 75 मान लीजिए आप, 75% के आसपास लोग साक्षर हैं देश में। पढ़े लिखे लोग तो और कम है। ऐसे देश में, जिस देश में व्यक्ति को पता ही नहीं है कि मूल अधिकार क्या होता है, उसका अधिकार तो कोई छीन लेगा। एक छोटा सा थानेदार जो होता है, जिसका कोई हैसियत नहीं है, वो एक व्यक्ति का अधिकार छीन लेता है। आपने देखा होगा। और जिस व्यक्ति का अधिकार छीनता है वो नितांत गरीब व्यक्ति होता है। उसको पता ही नहीं है कि देश आजाद हुआ कि गुलाम है, ब्रिटिश राज चल रहा है, कि भारत सरकार आ गई। आप गांव में जाके पूछिए तो आपको दिखेगा कि ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनको यह भी नहीं पता कि देश का सही नाम क्या है, ठीक है। कुछ भी कह देंगे, आप प्रधानमंत्री नहीं बता पाएंगे। उनको बिल्कुल नहीं पता है कि मूल अधिकार होते क्या है। उनको लगता है कि सरकार एक व्यक्ति है जो बैठकर सब कुछ चला रहा है, एक आदमी है। पूछेगा ये गाड़ियां किसने बनाई? कहेगा सरकार ने बनाई ये गाड़ियां। रोड किसने बनाया? सरकार ने बनाया। सरकार हमारे लिए कुछ करती नहीं। मैं एक वीडियो देख रहा था इसके पहले, एक व्यक्ति ने मजाकिया वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो बहुत कुछ कहता है। भूकंप के बारे में एक पत्रकार ने एक किसान से पूछा, तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि भूकंप को रोकना पुलिस की जिम्मेदारी है कि नहीं है? पुलिस क्यों नहीं रोकती है भूकंप को? रोकना चाहिए। उस व्यक्ति ने जिस तपाक से कहा, उससे यह सिद्ध होता है इस व्यक्ति को आजादी के 75 वर्ष के बाद भी यह नहीं पता है कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, और वो पुलिस का काम नहीं है कि उसको रोके। पुलिस के बस में भी नहीं है। तो आप लेवल ऑफ लिटरेसी इन सोसाइटी का पता लगा सकते हैं। समाजशास्त्र के जो कोई विद्यार्थी होंगे, यहां पर रख दीजिए, समाजशास्त्र के यदि कोई विद्यार्थी होंगे तो निसंदेह इस तथ्य को गहराई से समझ पाएंगे। अब मैं चलता हूं कि आवश्यकता क्यों पड़ी। तो एक तो आप देख पाते हैं कि निरक्षर होने के कारण जनता के पास राजनीतिक हितों का ज्ञान नहीं है। दूसरी बात क्या है उसको समझिए। सबसे पहले विधायिका को समझिए। संसद को ही विधायिका कही जाती है। संसद में कौन बैठता है?
संसद में बैठते हैं पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता, दोनों नेता बैठते हैं संसद में। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कि सरकार बहुमत की है, तो विधायिका जो संसद जिसको आप कहते हैं, उसमें कार्यपालिका का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि विधायिका से ही भारत में कार्यपालिका बनता है। विधायिका का जो हिस्सा चुनाव जीत कर आया है, उसी में से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का चयन करेंगे। ठीक है। अब उसके साथ यह संभावना बनी रहती है कि मान लीजिए अभी जैसे एक पार्टी बीजेपी बहुमत में है, जो चाहे वैसा कानून पारित करवा दे, कहीं ऐसा कानून पारित करवा दे कि एक जनता के मूल अधिकार को ही खो दे, छीन ले। तो ऐसी स्थिति में भारत जैसे देशों में इस बात का डर बना रहता है कि जो कार्यपालिका है वो कहीं मूल अधिकार का हनन न कर ले। इसीलिए इस देश में उसकी कड़ी आवश्यकता है। आगे चलकर हम देखते हैं कि भारत में क्या है, दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस पर इलेक्शन भी लड़ा जाता है। एक तो है धर्म। आर्टिकल 27 में धर्म क्या है, टैक्स से फ्री है। धर्म एक बड़ा मुद्दा है। आप कितने अधिक से अधिक पढ़े लिखे लोगों को धर्म के नाम पर बहका सकते हैं, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। कुछ ही देर में आपकी हाँ में हाँ मिला देंगे। अभी तक वो न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपने उन्हें थोड़ा और अधिक परिचय दिया कि मैं आप ही की बिरादरी का हूं, आप ही के धर्म का हूं, तो फिर बात अलग हो जाती है। फिर वो यदि बहुसंख्यक वर्ग होगा तो अल्पसंख्यक वर्ग को वहीं से गालियां देना शुरू करेगा। वो देश छोड़ के चला जाता तो अच्छा होता। और ठीक ठीक ऐसा ही होता है, जब अल्पसंख्यक वर्ग के कुछ लोग मिल जाएंगे तो बहुसंख्यक वर्ग को अब्यूज करेंगे, ऐसा होगा। तो इस देश में धर्म इतना सेंसिटिव मुद्दा है, उसके कारण भी मूल अधिकार जरूरी है। उसके बाद है आर्थिक जो पृष्ठभूमि है, बड़ी कमजोर है। उसके बाद है बहुसंख्यक वर्सेज अल्पसंख्यक। इस बात का सदैव डर रहता है कि अल्पसंख्यक के अधिकार छीन न लिए जाए। अब आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं होता है, अल्पसंख्यक ही आजकल क्राइम पर उतर आया है, वही सब कुछ है, हर जगह उसी का नाम है, हमारा नाम कहाँ है। तो ये हमारे चश्मे से दिखता है, उसके चश्मे से देखेंगे तो अलग दिखेगा, न्यूट्रल होकर देखेंगे तो बिल्कुल अलग दिखेगा। दोनों वर्गों में कुछ लोग बदमाश हैं, कुछ लोग सज्जन हैं, दोनों वर्गों में ऐसा है। अबुल कलाम भी हैं, आजाद भी हैं, जो देश के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। और उसमें एक ऐसा व्यक्ति है जो बंदूक उठा लेता है, जनता की हत्या कर देता है। तो दोनों साइड में है, निष्पक्ष होकर देखेंगे तो इसके लिए भी जरूरी है। उसके बाद क्या क्या हो सकता है, उसके बाद देखिए एक और बड़ा पॉइंट है, नागरिक का अधिकार न छीना जाए, इसके लिए जरूरी था। इसके बाद बराबरी और हक मिले, इसके लिए जरूरी था। और सबसे बड़ी बात कि दलित, आदिवासी, शोषित और स्त्री वर्ग का उत्थान आईटी युग के बाद हुआ है, जब से मोबाइल आया है। इसके पहले समझिए 2005 के बाद हुआ है भारत में। अन्यथा 5 के पहले की स्थिति ऐसी थी, किसी महिला को आप एक बाइक या स्कूटर पकड़ा दीजिए, 80% संभावना है कि चलाने से इनकार कर दे, कभी सीखा ही नहीं। आज हम उस दौर को देखते हैं जिस दौर में सारी सुविधाएं मौजूद है। आने वाले 10 साल में आप इसके लिए तैयार रहिए कि यदि आप पुरुष हैं तो आप इस बात को लेकर चुनौती नहीं दे सकते कि जेंडर बेसिस पर हम तुमसे आगे हैं। तो ये सब मूल अधिकारों का दिया हुआ है, उसके इंप्लीमेंटेशन का दिया हुआ है। और मैंने बताया था जब संविधान पढ़ रहे थे, मैंने एक वर्ड लिखा था, स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन। आप में से यदि कोई अधिकारी बनेंगे तो स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग तो होगी ही होगी आपकी। उसमें कहां से ये लिया गया है, किसने ये अवधारणा दी है, कौन बताएंगे? स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन शब्द किसने दिया है? विश्व बैंक ने दिया है। वेरी गुड। इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मूल अधिकार की रक्षा करना उसका भी उद्देश्य है। इसकी क्या क्या विशेषता हो सकती है, इसकी विशेषता को रट जाइए, यह पीडीएफ आप तक सेंड कर देंगे। इसकी जो सबसे पहली विशेषता है वह यह है कि यह न्यायोचित है और अधिकार के हनन पर कोई व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। अब कोर्ट में किस एक्ट में जा सकता है, आगे आज हम पढ़ेंगे ही उसको, उसका ओवरव्यू लेंगे एक बार। लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखिए, यदि कोर्ट को जाता है अधिकार छीना जाने पर, तो मैं समझता हूं कि आर्टिकल 32 के तहत और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है कि मेरा मूल अधिकार का हनन हुआ है। कोर्ट इस पर तुरंत संज्ञान भी लेती है और व्यक्ति को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया जाता है। तो इसके लिए भी जरूरी है। मूल अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा दी जाती है।
सर्वोच्च न्यायालय पूरे संविधान का रक्षक है, साथ ही मूल अधिकार का भी रक्षक है। पूरी गारंटी देता है आर्टिकल 32 में कि किसी भी भारतीय नागरिक का यदि अधिकार खो जाता है, छीना जाता है, या संसद कोई कानून पारित कर देती है, अधिकार छीन लेती है, तो कोर्ट जाकर इस अधिकार को वापस मांग सकता है। और इस पर आज हम मेनका गांधी के मामले को देखेंगे कि मेनका गांधी के वाद में क्या हुआ था, उसको आगे पढ़ेंगे। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है। खिलाफ मतलब राज्य अपोजिट में है, एक तरफ है, व्यक्ति एक तरफ है, और व्यक्ति वो अधिकार हाथ में लिए हुआ है राज्य के साथ कि हमें आपसे ये सब सुविधाएं चाहिए। मूल अधिकार असीमित नहीं है, राज्य द्वारा युक्ति युक्त निबंधनों के आधार पर इसको सीमित किया जा सकता है। जैसे आर्टिकल 31 को उड़ा दिया गया और उसको हटाकर कहां डाल दिया गया, कौन बताएंगे? अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया है। किस संविधान संशोधन में डाला गया? वेरी गुड। 44वें संविधान संशोधन 1978 में, मोरारजी देसाई के समय में। तो पार्लियामेंट के पास यह पावर है कि उसको लगेगा कि ये मूल अधिकार संविधान की भावना को आहत कर रहा है, तो वो अधिकार समाप्त भी कर सकता है। ये शक्ति दी गई है। लेकिन उसके विरुद्ध फिर कोई कोर्ट में भी जा सकता है, और फिर न्यायपालिका भी एक बार देख सकती है कि क्या वाकई में पार्लियामेंट ने न्याय किया था अधिकार को समाप्त करके, या ठीक नहीं किया था। उस पर अंतिम विचार करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। आगे चलते हैं। यह अधिकार अस्थाई नहीं है, अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति के माध्यम से इसको घटा बढ़ा सकती है, बिल्कुल घटा बढ़ा सकती है। जैसे आरक्षण, एससी एसटी आरक्षण पहले से है, ओबीसी आरक्षण मंडल कमीशन के बाद जोड़ा है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण उसके बाद जोड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि समय समय पर संसद ने क्या किए, मूल अधिकार में संशोधन किए हैं। और आरक्षण वगैरह किस में आ जाता है? आर्टिकल 16 में आ जाता है, अवसर की समानता में आ जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। अब मैं आगे चलता हूं। राष्ट्रीय आपात जब लगता है तो इसको हर हाल में याद रखना, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे एक्ट निलंबित हो जाते हैं, केवल जीवन का अधिकार बच जाता है, और दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण का अधिकार बच जाता है। 20-21 अभी याद रख लीजिए, दोबारा आधे घंटे के बाद पूछेंगे आज जब इसका पॉइंट आएगा। यानी आपातकाल लग जाएगा तो केवल ये दोनों जीवित रहेगा, बाकी सभी अनुच्छेद को क्या कर दिया जाएगा? टेम्पोररी क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे चला जाए। एक बात सबको याद रखना है। क्या याद रखना है? 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की, जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। यह मैंने आपको इतिहास में लिखवाया था कराची अधिवेशन में, कि पहली बार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में मूल अधिकार की मांग की गई थी, और नेहरू ने यह ड्राफ्ट तैयार किया था। लेकिन उस समय स्वीकृत नहीं हुआ था, उस समय हम गुलाम थे, इसके प्रेशर में स्वीकृत नहीं हुआ था। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो अमेरिका से हमने मूल अधिकार क्या किया, उठाया और भारत में लागू किया। कितने अधिकार हैं उसको भी देख लीजिए। पहला है समानता का अधिकार, रट जाइए इस सबको, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 हर हाल में याद रखना है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वाधीनता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। उसके बाद है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29-30। एक अधिकार जो डिलीट हो गया है, अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दीजिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ये आपके सामने है। ये मैंने बिना देखे बता दिया है, आपको भी इसी तरह से बिना देखे यह याद होना चाहिए, डेफिनेटली याद हो जाना चाहिए, यह पूछा जाता है। आगे चला जाए। 31 के बारे में हमने चर्चा पहले ही कर ली है कि अनुच्छेद 31 में पहले संपत्ति का अधिकार था, जिसको क्या किया गया, अब बना दिया गया संवैधानिक या कानूनी अधिकार के रूप में बदल दिया गया। संवैधानिक अधिकार अलग होता है, कानूनी अधिकार अलग होता है, और मूल अधिकार अलग होता है। विधिक अधिकार को ही कानूनी अधिकार कहते हैं। ठीक है, सांविधिक अलग होता है। सबको आगे बताएंगे क्या क्या होता है, किसमें कौन आ सकता है, ये अलग हो गया। हाँ, कहा जाए। सारा टॉपिक। कहा जाए।
हम्म। नहीं, ये पहली कक्षा है मूल अधिकार की, फर्स्ट क्लास है। ठीक है, पहली क्लास है। हम आ जाते हैं मूल बातों में। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, इतना तो कमांड हो गया कि भाग 3 में 12 से 35 तक मूल अधिकार हैं, 12 में राज्य की परिभाषा है, ये सबको याद हो गया होगा। अब इसको देखिए किस में क्या है। 12 में राज्य की परिभाषा है, जिसमें संसद, राज्य की सरकारें, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, सबके सब समाहित हैं। 12, 12 पूछा भी जाता है। 13 में क्या है? 13 में है मूल अधिकारों से असंगत उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। मतलब 13 में पार्लियामेंट के पास यह पावर है और जनता के पास भी, दोनों के पास। संसद के पास यह शक्ति है कि यदि कोई मूल अधिकार संविधान की भावना को आहत कर रहा हो, उसकी आत्मा को चोट पहुंचा रहा हो, तो उसमें संशोधन कर सकती है। और जनता के पास क्या पावर है? जनता के पास पावर है कि इसके विरुद्ध कोर्ट में भी जा सकती है। दोनों पावर्स 13 में है। 14 से आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी आपने पढ़ा समानता का अधिकार, इसमें क्या है? विधि के समक्ष समानता है 14 में। मतलब कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। कोई मुझे बताएंगे आप में से कि 14 केवल भारतीय नागरिक को मिलते हैं, या भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक को भी मिल सकता है जो भारत आया है अभी? वेरी गुड, दोनों को मिल सकता है, दोनों को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि 15, 16, 19, 29 और 30 केवल 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं। बाद बाकी मूल अधिकार क्या है? दोनों को प्राप्त है भारत में। अरे विधि के समक्ष समानता तो इतना जरूरी है कि मान लीजिए किसी विदेशी पर मुकदमा चलाते हैं, उसको अधिकार मिलना चाहिए ना कि वो हमारे देश में आकर वकील रख सकता है, अपने पक्ष को साबित कर सकता है। तो विधि के समक्ष समानता सबको देना पड़ता है। लेकिन 15 की जब हम बात करेंगे तो 15 किसको मिलता है? केवल भारतीय को मिलता है। 15 में क्या है? धर्म, मूल, जाति, जेंडर जिसको लिंग कहते हैं, स्थान, जन्म स्थान, क्षेत्र, इसके आधार पर, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नो डिस्क्रिमिनेशन, ओनली इक्वालिटी। दोनों अलग अलग चीजें हैं। 14 है विधि यानी कानून के समक्ष समानता, और 15 क्या है? जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग यानी भारत से जुड़ा हुआ, उसके आधार पर समानता, ओरिजिन में समानता। 16 में क्या है? 16 में है अवसर की समानता। किसी सरकारी परीक्षा में हो, चाहे इलेक्शन लड़ने में हो, चाहे किसी स्कूल में एडमिशन में हो, चाहे किसी योजना का लाभ पाने में हो, हर व्यक्ति को क्या है? यदि वो पात्र है तो उसको आवेदन करने का अधिकार है। सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। 17 में क्या है? छुआछूत, जिसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। आज भी देखिएगा जो डोम समाज के लोग होते हैं उनको लोग स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन अब वो परंपरा क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। यदि किसी ने शिकायत कर दिया, यह व्यक्ति मुझे अछूत कहता है, उस व्यक्ति को बड़े कड़े सजा देने का प्रावधान है। 18 में आइए, 18, उपाधियों का अंत है। अभी इतना याद रख लीजिए, किस उपाधि का अंत है, कैसा अंत है, वो देखेंगे कि राज्य के पास क्या क्या पावर है आगे चलकर। 5 याद हो गया। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। 15 में क्या है? जाति, धर्म, क्षेत्र, स्थान, मूल, लिंग के आधार पर समानता। 16 में क्या है? अवसर की समानता। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। इतना भी आपको याद रह जाए तो परीक्षा में आप नंबर लेकर आगे निकल जाएंगे। यहां तक था समानता का अधिकार। अब 19 से 22 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अब सबसे पहले 19 को समझिए। वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी है 19 में, बोलने की आजादी है। इसमें और संशोधन हुए हैं। बसने की आजादी, घूमने की आजादी, सभा और संगठन बनाने की आजादी, बहुत कुछ की आजादी है। कमाने की आजादी, रोजगार चुनने की आजादी। आज जो ये आजादी हम देखते हैं, दास्तां से जो हम मुक्त हुए, वो 19 करता है हमें। 20 में क्या है? 20 बहुत महत्वपूर्ण है। ये 20 वही 20 है जो अभी आपने पढ़ा था कि जब देश में आपातकाल लागू हो जाता है उसके बाद भी यह निलंबित नहीं होता है। ठीक है, 20 और 21। 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। हर व्यक्ति को, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी हो, भारत में रहता हो, उसके पास ये पावर है। यदि किसी अपराध में पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है तो उसको समय मिलेगा और वह दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षित रहेगा। यदि वो चाहेगा कि भाई हम सरकार के संरक्षण में रहकर ही समय लेकर दोष सिद्ध करें तो गवर्नमेंट कस्टडी में वो रह सकता है। ठीक है, सुरक्षा भी मिलती है उसको। 20 कभी निलंबित नहीं होता। 21 में क्या है?
जीवन का अधिकार, ये इतना बड़ा पावर है। आजकल देखिएगा, कोई कहता है, अरे तुम सड़क पर कैसे टहल रहा है, या तुम सड़क पर कैसे टहल रही हो, तुम तो लड़की हो, तुमने कार कैसे चला लिया, तुम तो महिला हो। क्या है? जीवन का अधिकार है। वो व्यक्ति सीधे कोर्ट में जा सकता है कि वह आर्टिकल 21 हमें यह पावर देता है कि हम जीवन कैसे जियो, मेरा मन है, सामने वाला कैसे रोक सकता है। और आजकल जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, जो खास करके वर्तमान शिक्षा पद्धति में पढ़ रहे हैं, उनको और कुछ आता ना हो, आर्टिकल 21 का बड़ा अच्छा ज्ञान है उनके पास। वो आपको तुरंत जवाब भी दे देंगे। यदि आप किसी सीबीएसई स्कूल के बच्चों से पूछेंगे और आपने उसके अधिकार का हनन कर दिया, तो भले ही वो अभी 15 साल का नहीं हुआ है, उसको ये पता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि एक जोड़ा बैठा हुआ था, उस जोड़े को पार्क में पुलिस ने पकड़ लिया। ठीक है, पुलिस ने डरा दिया, धमका दिया, पैसा ऐंठने की कोशिश की। कई बार आपने देखा होगा, वहां कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति मिल जाता है तो वो कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों भाई? क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत मुझे जीवन जीने की आजादी है, मैं पार्क में बैठ सकता हूँ। और ये इतना बड़ा पावर है, यदि पुलिस ने कोई गलत कार्रवाई की हो तो पुलिस की जॉब सस्पेंड नहीं होगी, टर्मिनेशन में चली जाएगी। इस बार 25 आईआरएस ऑफिसर को सरकार ने टर्मिनेट कर दिया, नौकरी समाप्त कर दिया है उसका, मोदी गवर्नमेंट ने। इसको भी ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट जॉब का वो आर्टिकल मुझे लगता है खंडित न हो जाए, जब नौकरी पक्की होती थी। सरकार यदि और कुछ साल रह गई तो आर्टिकल भी जा सकता है, फिर आपके लिए वो क्रेज नहीं बच जाएगा जिस क्रेज में आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। तो ध्यान रखिएगा, टर्मिनेशन मिलता है सीधे, तो अनुच्छेद 21 में आ जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति धोती पहनना चाहता है, और कोई चाहता है कि मैं कुर्ता ही पहनूं, पैजामा ही पहनूं, वो पहन सकता है। कोई चाहेगा कि मैं ब्रिटिश कल्चर कॉपी कर लूं, कर सकता है। आर्टिकल 21 में जीने की, रहन सहन की पूरी आजादी है उस व्यक्ति के पास। इसको ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी बात क्या है, किसी व्यक्ति का प्राण नहीं ले सकते, किसी को मार नहीं सकते, आहत नहीं कर सकते। यह सब आर्टिकल 21 में आता है। इसके लिए जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। आर्टिकल 21 में क जोड़ा गया बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों की जो शिक्षा है, उसकी निःशुल्क व्यवस्था सरकार करेगी। ठीक है, मूल कर्तव्य में भी जो 11वां मूल कर्तव्य है, वो इसी से जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ कंडीशन ऐसे विशेष हैं जिसमें गिरफ्तारी से मुक्ति मिलती है। गिरफ्तारी तत्काल नहीं होती है, ऐसे कुछ कंडीशन है, इसको ध्यान रखिएगा। वो 22 में है। अब चलते हैं शोषण के विरुद्ध वाले अधिकार में। अब 23 में क्या है? बेगार श्रम का अंत कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में श्रम नहीं करवा सकते, मजदूरी नहीं करवा सकते। 24 में क्या है? बाल श्रम प्रतिषेध है। मतलब जो कितने वर्ष से, कितने साल से कम, एक बार देख के बताइए इसमें से 24 में कितने साल का बच्चा आ सकता है? वेरी गुड। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आप कोई श्रमपूर्ण कार्य नहीं करवा सकते हैं। अब एक गिलास पानी ला देने पर बच्चा मुकदमा नहीं कर सकता है आप पर, इसके लिए निश्चिंत रहिए। कुछ लोग डर जाएंगे कि अभी तक हम पानी मंगवा रहे थे बच्चों से, ठीक है, अभी तक मंगवा रहे थे कि जाके बिस्कुट का डब्बा ले आओ, अब वो भी नहीं ला सकता है। तो ऐसा नहीं है, वो ला सकता है, ठीक है, लेकिन किसी कारखाने में, किसी होटल में, किसी बस में नौकरी नहीं करवा सकते, उससे श्रम वाला कार्य नहीं करवा सकते। वैसे देश में आज बड़े स्तर पर यह सब हो रहा है, और संयुक्त राष्ट्र के स्तर से इसको पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। इसको ध्यान रखिएगा। और इसके लिए आने वाले समय में बड़े बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह पूर्ण कड़ा अनुदेश प्राप्त है कि ऐसी स्थितियों पर त्वरित संज्ञान लें। इसको ध्यान में रखना है। अब आते हैं धर्म के अधिकार में। 25, 26, 27, 28। 25 सीधा कहता है जो धर्म ठीक लगे मान लीजिए, कोई धर्म ठीक ना लगे मत मानिए, क्योंकि संविधान का कोई धर्म नहीं है। संविधान सीधा कहता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन आपकी आस्था में राज्य की आस्था है। यदि आप किसी धर्म को मानते हैं तो राज्य भी आपको सपोर्ट करेगा कि मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षा ही देगा उल्टे। 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों में मैनेजमेंट की आजादी है। जैसे किसी मंदिर का प्रबंधन करते हो, पंडाल लगा देते हो, दुर्गा पूजा का आयोजन कर लेते हो, या इंद्र पूजा का आयोजन कर लेते हो, इस सब की आजादी है। उसमें उल्टे संविधान आपको अपनी ओर से पुलिस देगी दो चार, ये ले जाइए, भगदड़ और भीड़ को रोकिए, उसकी आजादी है, बशर्ते कि उसका लाइसेंस और परमिशन लेना पड़ता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब वर्तमान में अगला क्या है? कौन सा आर्टिकल होगा? 27 होगा। 27 वह आर्टिकल है जो बताता है कि धर्म को
या धार्मिक शिक्षा पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। धर्म को टैक्स से फ्री रखा गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। और 28 क्या कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना की क्या है, आजादी है। कुछ संस्थानों में, खास करके जो माइनॉरिटीज से जुड़े हुए हैं, बुद्धिस्ट से जुड़े हुए हैं, या कोई अन्य धर्म है, जैसे सिखों को देखिएगा, उनको भी कुछ आजादी मिली हुई है, वो इसमें आ जाएगा। आगे चलें। 29 और 30 क्या है, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा की गई है, और 30 में क्या किया गया कि जो माइनॉरिटीज हैं उनको संस्थान बनाने में प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे एक बीएड कॉलेज खोलना हो, उसमें यदि कोई मुस्लिम है उस इलाके में तो माइनॉरिटी में आ जाएगा, या कोई पारसी है या कोई सिख है तो उसको प्राथमिकता मिलेगी कि तुम पहले खोलो। उसके समुदाय से कोई फॉर्म नहीं भरेगा खोलने के लिए, तब फिर बहुसंख्यक वर्ग को वरीयता दी जाएगी। ऐसा कुछ है ताकि आर्थिक और सामाजिक समानता दी जा सके। फिलहाल संविधान का यह लक्ष्य है, इसको ध्यान में रखेंगे। 31 कहने की जरूरत नहीं है कि संपत्ति का अर्जन था, जो अब केवल क्या बन के रह गया है, एक कानूनी अधिकार है, 300 क में है। 32 को देख लीजिए। 32 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 32 में क्या है, पावर्स है। यदि 14 से लेकर 30 तक का अधिकार किसी का छीना गया, वंचित रह गया कोई, या पार्लियामेंट ने उसमें संशोधन कर दिया, तो 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट में जाके जज साहब से अर्जी लगा सकता है कि सर मेरा ये अधिकार छीन लिया गया और इसके कारण मैं इस चीज से वंचित रह गया। जैसे मान लीजिए कि किसी परीक्षा में किसी को फॉर्म भरने से रोक दिया गया, मान लीजिए किसी को कहा गया कि तुम अछूत हो, आर्टिकल 17 उल्लंघन, किसी भी स्थिति में कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट न्याय दिला देगी, चाहे सरकार उसका अधिकार छीने या कोई अधिकारी छीन ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्या क्या है इसकी चर्चा हम आगे देख लेंगे। 5 रिट हैं इसमें, इसको देखेंगे। 33, 34, 35 मूल अधिकार से संबंधित अन्य उपबंध हैं। 33 में क्या है, इसमें क्या है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति, कि जो राइट्स हैं उस राइट्स को लागू करने के लिए किन फोर्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने घेर लिया है सब तरफ से, और वो एक घर में बंद है, ठीक है, सब लोग कह रहे हैं कि इसको गोली मार देंगे निकलेगा तो, बस ये गेट खोले एक बार, और वो व्यक्ति क्या है, मॉब लिंचिंग का शिकार होने वाला है। तुरंत उस पर सीआरपीएफ कार्रवाई होगी, जिन लोगों ने उसको घेरा है उन सबको पहले चेताया जाएगा, चेतावनी मिलेगी, नहीं मानने पर क्या होगा, गोले बरसाए जाएंगे उन पर। तो बल का प्रयोग करके आम जनता के अधिकार को रक्षित करने की शक्ति आर्टिकल 33 में है। 34 में क्या है, 34 कहता है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा अधिकारों का निर्बंधन, मतलब जैसे मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर मामला अभी ठीक नहीं है, गृह युद्ध की स्थिति है, आपने देखा होगा सरकार सेना उतार देती है उन क्षेत्रों में, तो ऐसे क्षेत्रों में फिर क्या होता है, कुछ समय के लिए आपके मूल अधिकार निर्बंधित हो जाएंगे, रुक जाएगा, सब कुछ नहीं मिल सकता आपको जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है। और एक है 35, इस भाग में उपबंधों को प्रभावी करने का विधान है, जिसको आगे देखा जाएगा। कुल मिलाकर याद रखिएगा कि 14 से लेकर 32 तक आपके मूल अधिकार एक्चुअल में हैं तो 12 से 35, लेकिन वास्तविकता में 14 से 32 तक है। 12 में राज्य की परिभाषा है, और 32 के बाद 2-3 उपबंध क्या है कि कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जाए। ठीक है, आगे चलें, थोड़ा गला फंस गया है। अनुच्छेद 32 को समझिए। अनुच्छेद 32 के तहत कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों की लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। याद रखेंगे, वैसे तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कही जाती है, लेकिन आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। इसको हर हाल में याद रखना है, कोई नहीं भूलेंगे। अंबेडकर का नाम आएगा तो अंबेडकर ने 32 को कहा था, वैसे तो वैसे प्रस्तावना है। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सबको याद होगा ये लाइन। ठीक है, आर्टिकल 12 को देख लीजिए, इसमें क्या है, तो राज्य की परिभाषा है। अब राज्य सभी जानते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि राज्य क्या होता है। 4 तत्व हैं, बाकी जितना जो है सब मिला के राज्य है। मैं, आप, जमीन, सरकार, संप्रभुता, ऑफिसर, ओएनजीसी, सेल, भेल, गेल, जो भी है सब मिला के राज्य हैं। सारे विभाग मिला के स्टेट कहलाते हैं। 12 में है, ये पहले ही हो चुका है। 13 को देख लीजिए, थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। 13 में है जुडिशियल रिव्यू, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
13 हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। एक बार मैं किसी परीक्षा में बैठा था, वहां जुडिशियल रिव्यू से क्वेश्चन आया था और मैंने गलती कर ली थी। मुझे उस समय तक यह ठीक ठीक मालूम नहीं था कि न्यायिक पुनरीक्षण किसे कहते हैं, और उसके आधार पर वो क्वेश्चन आ गया था। टॉपिक पूरा याद नहीं है मुझे अब, लेकिन एक घटना के बाद पूछा गया था, इसका संबंध किससे है। घटना याद आ जाएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये शायद मैंने उत्तर प्रदेश में किसी अधिकारी की परीक्षा दी थी, बहुत पहले की बात है, 2018 की बात है। तो इसको समझते हैं। 13 में क्या क्या है इसमें। पुनरावलोकन क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू। 13(1) में है कि संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रचलित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत है। मतलब एक लाइन क्लियर कर दिया गया कि जिस दिन से संविधान लागू हुआ, जैसे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 के पहले यदि कोई ऐसा कानून किसी ने बनाया है जो हमारे संविधान के कानून से हूबहू मैच करता है, तो उसके बदले हमने कानून आपको दे दिया है बनाकर, हमारे कानून से आप काम कीजिए। और कोई ऐसा कानून जो आज तक लागू था, जो इस कानून से अलग है, उसको रद्द माना जाएगा, उस पर कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा। अब कोई कह सकता है कि दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने यह कानून बनाया था, मैं इसको फॉलो करता हूं, ठीक है, उसको नहीं माना जाएगा। कामेश्वर सिंह 26 जनवरी 1950 के बाद प्रभावहीन माने जाएंगे, उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा उस कानून को। राजतंत्र समाप्त, ठीक है, क्षेत्रीय शासन समाप्त हो जाएगा। इसमें यह कहा गया। 13(2) में क्या कहा गया, यह संविधान के पश्चात की विधियों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों से असंगत है, तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। मतलब सीधा सीधा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि यदि कभी सरकार आ गई बहुमत में, सरकार के पास खूब बहुमत हो गया, अब कानून पारित करने के लिए विपक्ष की जरूरत भी खत्म है, सरकार ने कोई ऐसा लॉ बना दिया जो लॉ आर्टिकल 12 से 35 के बीच या तो किसी लॉ का उल्लंघन करती हो, या जो संविधान की मूल भावना है। आपने केशवानंद भारती का मामला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना। क्या फैसला दिया था, याद होगा सबको। मिनर्वा मिल का मामला लिखवाए थे उसके बाद, याद होगा आपको। उसमें क्या माना गया, वो 3 शब्द क्या है, जो समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता है, वो संविधान की मूल भावना को आहत नहीं करते, इसलिए उसको ऐड कर लीजिए। तो ठीक ठीक वैसा ही ये भी है। कोई कानून यदि संविधान की मूल भावना को आहत करती है या वर्तमान नियमों से विलग है, तो उसको जीरो मान लिया जाए। कहां तक जीरो माना जाए, तो वहां तक जीरो माना जाए जहां तक वो बर्बाद करती है कानून को, मूल अधिकार को। जहां तक वो ठीक है उसको स्वीकार कर लिया जाए। ठीक है, दोनों बातें कह दी गई, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया। आगे क्या है 13(3) में, इसमें प्रयोजन के लिए विधि का अर्थ स्पष्ट किया गया है। सभी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय, विनियम और अधिसूचना। क्या मतलब है इसका, कि जितने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, सरकार के आदेश हैं, संविधान का आदेश है, सबको विधि माना जाएगा, ऑर्डर माना जाएगा। स्थानीय निकाय के लेवल पर भी यदि कोई आदेश किसी कार्यालय से जारी होता है तो उसको भी ऑर्डर माना जाएगा। विधि का यह मतलब है, क्लियर कर दिया गया। 13(4) में क्या है, 24वें संविधान संशोधन 1971। इसमें क्या है, तो कहा गया कि अनुच्छेद 13 की कोई बात आर्टिकल 368 के अधीन नहीं आएगी। मतलब यदि अनुच्छेद 13 के अधीन कोई परिवर्तन किया गया संविधान में, उसको संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। यही बात कहां बताई थी, नागरिकता में बताए थे, याद है कि नहीं है। उसमें पार्लियामेंट जो कोई चेंज करेगा, तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस को छोड़कर उस चेंज को संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। याद है कि भूल गए, याद है कि भूल गए, याद है। यदि संसद नागरिकता विधेयक में कोई परिवर्तन करता है, उसको क्या माना जाएगा, संशोधन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। उसको आर्टिकल 368 के तहत कोई संशोधन में नहीं गिना जाएगा। उसी तरह से यहां भी नहीं गिना जाएगा। आगे चलते हैं। अब 13 और 368 का रिलेशन देख लीजिए, ये कैसा रिलेशन है। इसमें कौन कौन से केस हुए, केस तो होगा ही होगा। मान लीजिए कि संसद जब जब संशोधन करेगी, विपक्ष यदि ताकतवर है देश में, तो क्या कहेगा, कहेगा ये आर्टिकल 13 में नहीं हुआ है, ये 368 लगा दिया इन्होंने यहां पर। 368 का यह संशोधन 13 को क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्लैश करता है, उसको हटा दीजिए, ये गलत है। आवाज उठाएगा, फिर मामला जाएगा कोर्ट। कुछ मामले हैं जिन मामलों से आप यह समझ सकते हैं कि 13 और 368 का प्रयोग कैसे कैसे होना है।
पहला देख लीजिए, ये सारे मामले एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। भारत संघ मतलब भारत सरकार, याद रखिएगा। जैसे केशवानंद भारती बनाम या मिनरवा मिल बनाम भारत संघ था। 1951 के इस मामले में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 368 के अधीन संसद द्वारा संशोधन आर्टिकल 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 में भी यही निर्णय स्वीकार किया गया। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आर्टिकल 368 जिसमें संविधान संशोधन है, उसके अधीन संसद यदि कोई संशोधन करती है तो आर्टिकल 32 को क्लैश नहीं करता है, उसका विरोध नहीं करता है। याद रखिएगा। और यही मामला दोबारा उठा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान गवर्नमेंट के साथ 1965 में। दोनों में सेम बात कही गई। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक रिकॉर्ड होता है, अभिलेख होता है। एक बार जो फैसला दे दिया, उस फैसले को बेस बनाकर दोबारा भी कोई कोर्ट फैसला दे सकती है। इसको हर हाल में याद रखेंगे। वो एक तरह का कानून ही होता है वो फैसला। दूसरा क्या है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अब ये क्या है, 1967 न्यायालय द्वारा अपना मत परिवर्तित कर कहा गया कि अनुच्छेद 13(2) में विधि शब्द में सभी विधियां सम्मिलित है और अनुच्छेद 368 भी अपवाद नहीं है। क्या मतलब है इसका? तो पंजाब वाले इस मामले में, गोलकनाथ वाले में कहा गया कि आर्टिकल 13(2) में क्लियर लिखा है कि विधि माने कानून। तो जो 368 में हम संशोधन करते हैं वो कानून का ही संशोधन है, वो इससे अलग नहीं है। हो गया झगड़ा, कोर्टों के दो फैसले आ गए। एक बार कोर्ट ने कुछ कहा, एक बार दूसरी कोर्ट ने कुछ और कह दिया। पहले वाले फैसले में, सज्जन सिंह वाले में, चाहे आप देखेंगे कि इसके पहले 1951 में शंकरी प्रसाद वाले में क्या कहा गया, 368 13(2) को प्रभावित नहीं कर रहा है। लेकिन पंजाब के मामले में कहा जा रहा है कि जब विधि शब्द का प्रयोग कर दिया गया तो संसद किस में परिवर्तन कर रही है? विधि में परिवर्तन कर रही है, लॉ में परिवर्तन कर रही है। तो 13(2) का परिवर्तन मान लिया जाएगा, यानी संविधान को हिट कर रहा है वहां पर, यह माना गया। अब आइए तीसरे में, 13(4) 24वें संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया और माना गया कि संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित कोई भी विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि में शामिल नहीं होगी। इन झगड़ों के बाद यह फैसला लिया गया कि अब से, कब से मतलब 24वें संविधान संशोधन 1971 से, 71 के बाद, अब से यदि संसद कोई परिवर्तन करती है कानून में, उसको हम क्या बोलेंगे कि इसने कानून बदला है, मूल अधिकार को नहीं बदला है 368 में, तो 13(2) में नहीं आएगा। बात समझ लिया? क्लियर कर दिया गया कि 368 अलग है, 13(2) में जो प्रयुक्त विधि शब्द है वो अलग है। 368 का विधि उसके बाहर का विधि है, मूल अधिकार का विधि नहीं है। बात समझ लिया? विधि माने कानून। 13(2) में वो कानून आएंगे जो मूल अधिकार के हैं, मूल अधिकार के बाहर वाले सारे आर्टिकल्स कहां आएंगे? 13(2) के बाहर माने जाएंगे। ये एकदम अलग अलग कर दिया गया है यहां पर कि झगड़ा ना हो। आगे चलते हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसको याद रखिएगा। इसमें कहा गया कि 24वें संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने वैध माना, अर्थात आर्टिकल 368 के अंतर्गत पारित विधियां अनुच्छेद 13(2) को क्लैश नहीं करती है। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत घोषित किया गया। कहा गया, क्या कहा गया कि जो समाजवाद, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द जो आगे भी आए उसमें भी ये कहा गया, ये आर्टिकल 368 के तहत क्या है, संविधान में जोड़े गए शब्द हैं, प्लस जो मूल अधिकार है उसको ये शब्द प्रभावित नहीं कर रहे हैं, उसको कहीं से भी हिट नहीं करते। 13(2) अलग है, 368 अलग है। अब इसी को नियम माना जाने लगा। इसके बाद सारे मामलों को ईस्वी के साथ याद रखना है, संशोधन नंबर के साथ। अब आइए 42वें संविधान संशोधन। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी ने 3 शब्द ऐड करवाया था, समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। इसमें क्या हुआ, इसमें कहा गया कि 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए और यह व्यवस्था की गई कि किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। मतलब 368 के तहत यदि कोई परिवर्तन किया जाएगा तो उस पर न्यायालय में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, यह 13(2) में है कि नहीं है। इससे क्या होता था, इससे विपक्ष हर बार कोर्ट चला जाता था। कोई भी संविधान संशोधन यदि होगा तो विपक्ष कहता था कि यह संविधान संशोधन नहीं है, यह मूल अधिकार में संशोधन कर दिया इन्होंने, 13(2) को हिट कर दिया। अब सोचने वाली बात है कि सत्ता पक्ष काम करने के लिए आई है, जो चुनाव जीत कर आई है, अच्छे फैसले भी तो कर सकती है। और अच्छे फैसलों में यदि बार बार विपक्ष ये अरंगा लगा कि कोर्ट में जाएगा
यह मूल अधिकार को हिट कर रहा है, मूल अधिकार को समाप्त कर रहा है, तो क्या होगा? कोर्ट के पास पहले से लाखों केस पड़े हुए हैं और 1 लाख केस आ जाएंगे। इसके कारण क्या कहा गया कि अब से 368 के तहत किया गया संशोधन कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब आइए, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में 1980 में क्या कहा गया? यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत भूत तथ्यों जो लक्ष्य हैं उसकी रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है, और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनर्विलोकन कर सकती है या पुनर्वलोकन कर सकती है, और इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इसको समझिए। केशवानंद भारती में क्या कहा गया? केशवानंद भारती में क्लियर कर दिया गया, एक एक्ट बनाकर, एक संशोधन करके, अमेंडमेंट करके, कि अब जो संसद कोई संशोधन करेगी उस पर कोई हल्ला कोर्ट में नहीं कर सकता है, उसको मानना ही पड़ेगा। अब एक डर यहां भी था, दो बातें हैं। मान लीजिए कि संसद कोई ऐसा नियम पारित करती है जो महिलाओं के पक्ष में है, ठीक है, वो क्या है, महिलाओं के पक्ष में है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मूल अधिकार के हिस्से में क्या कर रहा है, हिट कर रहा है किसी बिंदु को, हल्ला हो जाएगा देश में, फिर कोई ना कोई जाके कोर्ट में केस कर देगा, सत्ता के अपोजिशन वाले केस कर देंगे। तो लेकिन दूसरी बात यह भी है कि हो सकता है कि संसद ही कोई ऐसा गलत कानून पारित कर दे, फिर जिसे जनता का भी अहित हो, तब क्या होगा? तब तो नियम बन गया कि अब चैलेंज कर ही नहीं सकते हैं। सही वाला तो ठीक है, गलत वाला ठीक नहीं है, गलत वाले में जनता का हित अब भी हो सकता है। तो बाद में मिनर्वा मिल्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा कि मैं सबका मालिक हूं, मुझसे ऊपर कोई नहीं है, संसद चाहे जो भी करे, हम बैठकर देख रहे हैं, यदि हमें खुद लगेगा, कोई केस नहीं करेगा। अब ध्यान रखिएगा, यह नहीं कहा कि विपक्ष आके फिर से केस कर दे, कहा कोई कुछ नहीं करेगा, संसद अपना काम करे, सरकार चले, कार्यपालिका अपनी सरकार चले, लेकिन पार्लियामेंट से यदि कोई गलती होगी, उस गलती का जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। हम उसको देखेंगे, हमें गलत लगेगा, हम उसको रद्द कर देंगे, ऐसा कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जुडिशियल रिव्यू का प्रयोग किया है भारत में, और बड़े समझदारी के साथ फैसले दिए हैं इस पर, रिव्यूज पर कई बार ऐसा किया है, ध्यान रखिएगा। तो संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से तात्पर्य है कि न्यायपालिका ऐसी किसी भी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। अब कैसे? जब इंदिरा गांधी ने अधिकार पारित किए, अधिकार कहते हैं, शब्द पारित किए, ऐड किए प्रस्तावना में, उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि समाजवाद तो हमारे संविधान में पहले से वर्णित है, अखंडता पहले से है, और धर्मनिरपेक्षता तो 25 से 28 तक है ही। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने जो 3 शब्द ऐड किए, वो संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ नहीं करता है, इसीलिए इसको हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन आगे चलकर ऐसे कई मामले आए जिस मामले में कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू में आपका यह तर्क ठीक नहीं है और आपको यह फैसला वापस लेना पड़ेगा। इसका मतलब है कि कोर्ट क्या है? कोर्ट की भूमिका परिवार के मुखिया की तरह है। परिवार में सत्ता किसके पास है? बेटों के पास है अब। लेकिन दादाजी बैठकर देख रहे हैं कि यदि बेटों ने कुछ गलती कर लिया, जुडिशियल रिव्यू दे देंगे अब ये चलेगा देश में, और यही चल रहा है मिनर्वा मिल्स के बाद। थोड़ा कुछ अभ्यर्थियों को हो सकता है कि बहुत भारी लगा हो, लेकिन ये बहुत आसान है। इसको 2-3 बार पढ़िएगा, ये पीडीएफ शेयर कर देंगे, 3-4 बार देखेंगे तो ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा कि कहां पर क्या हुआ था। उतना भी भारी नहीं है। आप सभी देश के नागरिक हो ही चुके हैं, सभी 18 से ऊपर के। सरकार मानती है कि इपिक कार्ड सबको मिल गया है, वोटर आईडी कार्ड, तो सब समझदार है। ठीक है कि नहीं? वो पहचान है ना, है कि? जब आप वोट देने की शक्ति रखते हैं, सरकार चुनने की आपके पास पावर है। आपको पता है कि नहीं, वोटर आईडी कार्ड किस व्यक्ति का नहीं बन सकता है? यदि कोई भारतीय है, मान लीजिए पुश्तैनी भारतीय है, तब भी यदि किसी का वोटर आईडी कार्ड नहीं बन रहा है, तो कोई एक कारण क्या हो सकता है उसका, कौन बताएंगे? फ्रॉम विच रीजन? कोई बता सकता है? मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी सभी सभी पीढ़ियां भारत में रह रही है, वो जन्म से भारत में है, 18 साल से ऊपर का हो गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या उसका जो क्षेत्रीय बीएलओ है, बूथ लेवल ऑफिसर, वो उसका ईपिक कार्ड बनाने से मना कर रहा है। क्या बेस हो सकता है? क्या हो सकता है? सरकार चुनने योग्य नहीं है। कैसे तय करेंगे योग्य नहीं है? कैसे पता करेंगे? थोड़ा सा माइक वाइक पास लेके बताइए। पागल हो सकता है, वेरी गुड।
देखिए, दो कंडीशन है। एक तो देशद्रोही हो, नहीं हो सकता देशद्रोही हो, भारत का सुराग पाकिस्तान को भेज रहा हो। पंजाब में एक महिला पकड़ाई है, आपने देखा होगा हाल ही में, कुछ ही दिन पहले, जासूसी कर रहा हो, या मानसिक रूप से विक्षिप्त हो। दो कंडीशन में ईपी कार्ड्स नहीं जारी किए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति सरकार नहीं चुन सकता, ये आधार हो सकता है। तो आप सभी क्या है, सक्षम है, इसको आप समझ लीजिएगा। जिस जिसका वोटर आईडी कार्ड बना है वो सब कल इसको याद करके लाएंगे, ठीक है। कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा नहीं बना हुआ है, क्योंकि मेरे पास क्या है, अथॉरिटी है, सबका वोटर आईडी कार्ड नाम से मिल जाएगा, मैं आपको यहीं पर दिखा दूंगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं, कल पूछेंगे, सभी समझदार लोग हैं। अब आते हैं यहां पर न्यायिक पुनरावलोकन पर, जुडिशियल रिव्यू पर। इसको समझिए, वही टॉपिक थोड़ा सा और लिखा हुआ है यहां पर। न्यायिक पुनरावलोकन का संबंध शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से है, जिसको किसने दिया था, शक्ति का पृथक्करण मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, वेरी गुड। तो शक्ति का जो पृथक्करण है, जैसे कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, उससे जुड़ा हुआ है। और क्या है कि एक दूसरे से स्वतंत्र रहें, किंतु एक दूसरे पर प्रभावी नियंत्रण हो, जिसमें सर्वोच्च विधि के रूप में लिखित संविधान हो। मतलब काम सब लोग अलग अलग करें, लेकिन क्या हो, एक दूसरे से सभी क्या हो, इंटरलिंक्ड हो, जुड़े हुए हो। और सबसे बड़ी बात है कि संविधान के सीमा को न लांघ जाए। तीनों संस्था में से कोई भी संस्था संविधान की सीमा को क्रॉस न करे, अवहेलना न करे उसकी, ठीक है। इसमें यदि विधायिका द्वारा पारित कोई कानून संविधान सम्मत नहीं है, तो न्यायालय ऐसे कानून को असंवैधानिक करार दे सकती है। आर्टिकल 13, 32, 226 बता दिए थे। 13 में क्या है, इंप्लीमेंटेशन है। 26 में क्या है, 26 कहते हैं, 32 में क्या है, मूल अधिकार यदि किसी का हनन हो जाए तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। 226 में अपने हाई कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। भारतीय न्यायपालिका उसकी रक्षा करेगी। और यह अमेरिका के संविधान से प्रभावित है, जो मैं पहले से कहता आ रहा हूं, अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। तो जुडिशियल रिव्यू का सीधा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट परिवार का दादा है, मुखिया है, वो अपने बेटों की स्थितियों को देख रहा है। उसने 3 बेटे में साम्राज्य को बांट दिया है, कार्यपालिका विधायिका के साथ। मैंने 2 बेटों में और बांट दिया है, कार्यपालिका और विधायिका में। बैठ के खुद देख रहा है पिता की तरह। बेटों में झगड़ा हो गया या बेटों ने हैसियत से बड़ा कुछ पारित कर दिया, उसको रद्द कर देता है। यदि उसको लगता है कि पुत्रों ने सही काम किया है तो स्वीकृत ही कर लेता है। ये बात है। आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधियों के अर्थ और परिधि को स्पष्ट करने हेतु दिए गए सिद्धांत कि कानून की सीमा क्या हो सकती है। देखिए, 13(1) को नहीं भूलना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बताया था कि 13(1) में यह कहा गया कि संविधान की पूर्व जो विधियां बनी, उन सभी विधियों को नष्ट कर दिया जाए। यानी 26 जनवरी 1950 के पहले जो भी लॉज थे, अंग्रेजों के बनाए हुए, राजाओं के बनाए हुए, अकबर महान के बनाए हुए, अलाउद्दीन खिलजी के नियम, सारे नियमों को रद्द कर दिया जाए, कुछ नहीं चलेगा। इससे यह जुड़ा हुआ है। और फिर बात वही है जो मैंने बताई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ सीवियरेबिलिटी है, ठीक है। सीवियरेबिलिटी का क्या मतलब है, पृथकरणीयता का सिद्धांत। इसमें किसका सीमा कहां है, उसकी व्याख्या की जाती है। एक है डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर, अधित्याग का सिद्धांत। कोई भी व्यक्ति संविधान के प्रदत्त मूल अधिकारों का स्वेच्छा से त्याग नहीं कर सकता। कोई आप में से इसको थोड़ा विस्तार से मुझे समझाएगा कि ये क्या है, स्वेच्छा से त्याग करने का क्या मतलब है। डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर क्या है। जैसे इच्छा मृत्यु एक शब्द है, दुनिया में कई देशों में इच्छा मृत्यु वैध है, लीगल है। इच्छा मृत्यु का क्या मतलब है, इफ ए पेशेंट, यदि कोई रोगी चला जाए कोमा में, मान लीजिए मानसिक रूप से पूर्णतः क्या हो गया, मृत हो गया है, होता है ना, लॉन्ग टाइम कोमा में कोई चला जाता है, तो डॉक्टर घोषित करता है कि अब इस व्यक्ति की स्मृति कभी नहीं लौट सकती। अब उस व्यक्ति का पालन पोषण कौन करेगा, जितना भी दिन जिएगा उसके पास कोई सेंस नहीं है, शरीर जिंदा है लेकिन वो मर चुका है। तो यदि उस व्यक्ति की इच्छा है, यदि उस व्यक्ति ने होशो हवास में कभी लिख के दे दिया, यदि मैं ऐसे स्थिति में जाऊं तो मुझे मरने का इंजेक्शन दे दो, तो दे सकते हैं और वो व्यक्ति समाप्त हो जाएगा। भारत में क्या है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में यदि ऐसा हो गया तो हमारे पास लिटरेसी का लेवल इतना नीचे है कि सबसे पहले आधी जनता अपने बूढ़े माता पिता को सुई लगा देंगे, लिखवा भी लेंगे, मुक्त हो जाएंगे उससे। अनाथालय भरा हुआ है, वैसे नहीं करेंगे ऐसा।
कुछ लोग क्या करेंगे, अरे मैं मरना चाहता हूं, मैं अनुच्छेद 21 नहीं लूंगा, मैं आज के आज फांसी पर लटक जाऊंगा और मुझे कोई मत रोको आके, लटक जाएगा। इतने डिप्रेशन में लोग हैं। बात समझ रहे हैं आप? तो क्या है, अभी क्या होता है, कोई खुद से मर नहीं सकता। यदि कोई खुद से मरेगा तो आसपास वाले का कर्तव्य है कि उसको बचाए। पुलिस ने कहीं से देख लिया तो तुरंत उसको बचाएगी, मरने किसी हालत में नहीं देगी, हर हाल में उसको जीवित रखना है। लेकिन ये यदि सिद्धांत लागू हो जाए तो क्या होगा, व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से मूल अधिकार त्याग भी सकता है, जो भारत में लागू नहीं है। इच्छा मृत्यु पर आज भी क्या है, बड़ा वो चल रहा है, बहस चल रही है पूरी दुनिया में। कुछ देशों ने लागू किया, शायद फिलीपींस ने लागू किया था इसके पहले। एक बार आप लोग करंट अफेयर्स देख लीजिएगा, फिलीपींस का नाम आया था। मैं आगे चलता हूं। जैसे कोई कहेगा कि मैं अपने मूल अधिकार को त्यागता हूं, अब कैसे त्याग दे, तो कई अधिकार हैं मूल अधिकार में, है कि नहीं? जैसे धार्मिक रूप से प्रबंधन की आजादी है, धर्म को चुनने की आजादी है, उसको ही कोई त्याग दे और फिर उसके बाद वो क्या कहे, सरकार को घोषणा कर दे कि मैं ये अधिकार आज से नहीं लूंगा, तो सरकार कहेगी कि नहीं, अधिकार तो आपको लेना पड़ेगा। अब इसका यूटिलाइजेशन आप कैसे करते हो वो आप देख लीजिए किसी भी बिंदु पर। नेक्स्ट है 14 से 18 समानता। इसकी व्याख्या हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि 14 में विधि के समक्ष समानता है, 15 में जाति धर्म क्षेत्र लिंग मूल जन्म स्थान के आधार पर समानता है, 16 में अवसर की समानता है, 17 में अस्पृश्यता का अंत है और 18 में उपाधियों का अंत है। समता का अधिकार कहते हैं सब मिलाकर, सबको याद हो गया होगा। थोड़ा विस्तार से देख लीजिए, लिखवाने वाला कार्य भी होगा, चिंता ना करें, इतना आपको नहीं लिखना है, लिखवा देंगे अलग से, शॉर्ट में लिखवा देंगे। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता है, सबको पता है, इसमें समान संरक्षण है। अब एक चीज देखिए, दो शब्द हैं मेरे पास, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। लगता बराबर जैसा है कि कानून के समक्ष किसी की बराबरी हो, अब विधियों का समान संरक्षण मतलब कानून का समान संरक्षण का पालन किया जाए। कैसे पता चले? कुछ कंडीशन से पता चलेगा। सभी एक समान, किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं। अब विधि के माध्यम से दिए गए अधिकारों में समान परिस्थिति में समान व्यवहार, मतलब सपोज कीजिए कि अभी महिला और पुरुष को पकड़ते हैं भारत में और आज से 20 साल पहले चले जाते हैं, क्या संसद भवन में उतनी ही महिला कैंडिडेट बैठी है चुनाव जीतकर जितने पुरुष बैठे हैं? आज भी ऐसा है क्या 2025 में? नहीं है ना। तो अवसर की समानता तो है आर्टिकल 16 में, लेकिन क्या बराबर अवसर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो महिलाओं के लिए अब केंद्र में कितना आरक्षण मिलना है? आने वाले समय मिल चुका है, बल्कि 35%। बिहार में 35% आरक्षण है कि नहीं है? तो ये जो आप क्या कर रहे हैं, एक तो आपने कह दिया कि अवसर की समानता होगी, मतलब सबको बराबर अवसर मिलेगा। हाँ, बिहार में 50 हो गया, मैंने गलत कहे थे, बिहार में 50% हो गया है। हाँ, केंद्र में 35 है। हाँ बिल्कुल। तो ये क्यों दिया गया? अब इस पर कोई कोर्ट भी तो जा सकता था कि भाई आपने अभी कहा कि सबको बराबर अवसर मिलेगा, 100 सीट निकाला आपने, उसमें से बिहार में 50 महिला को दे दिया आपने, कैसे कर दिया आपने ये चीज? आपने तो कहा था कि 100 के 100 सीट में पुरुष भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इस चीज को चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये विधि के समक्ष समानता में नहीं आता है, ये आता है विधियों के समान संरक्षण में। कि भाई कानून के समक्ष बराबरी देकर हमने देख लिया, बराबर नहीं हुआ, अब क्या करना है, विधि के सामने बराबर करके दिखाना है उसको। इसीलिए आरक्षण दिया जाता है कि कम से कम वो भी इक्वलिटी में आ जाए। ये डिफरेंस है दोनों में। कानून या विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार, ठीक है, कोई व्यक्ति चाहे अमीर हो गरीब हो अधिकारी हो, सामान्य विधि से बढ़कर, मैंने कानून से बढ़कर नहीं है। और एक बात तो कभी नहीं भूलेंगे, यह नकारात्मक संदर्भ है। कभी पूछ सकता है आपसे परीक्षा में कि किस देश से प्रभावित है इस साइड का, तो विधि वाला जितना है यह सब के सब ब्रिटेन से प्रभावित है, संसदीय पद्धति से, ठीक है, कभी नहीं भूलना है, लिखवा देंगे आगे। संसदीय पद्धति से मतलब कानून के समक्ष कागज पर बराबरी ब्रिटेन से प्रभावित है, संसदीय पद्धति से। अब चलते हैं दूसरी ओर। ये सब का सब किससे लिया गया? यूएसए से, अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका का संविधान ये कहता है कि सिर्फ कानून लिख देने से बराबरी नहीं आती है, उसको कैसे लागू करना है ये हर देश के लिए अलग अलग है। भारत जैसे देशों में क्या है, यदि एससी एसटी को बराबरी नहीं दीजिएगा, माने अधिकार नहीं दीजिएगा, तो कैसे बराबरी में आ जाएगा? जिसके पास बहुत पैसा है वो तो सब दिन आगे निकल जाएगा।
तो सरकार क्या करती है, लोकतंत्र की जो मूल भावना है, मूल भावना समझते हैं ना, क्या है मूल भावना? समता, इक्वलिटी, उसको पकड़ने के लिए संशोधन कर रही है इसमें। और ये संशोधन संविधान संशोधन 368 में नहीं आएगा, यह 13 में आएगा। इसको ध्यान रखिएगा, नो चैलेंजेबल इन कोर्ट। ये सब अमेरिका से प्रभावित है, ये समझ गए होंगे आप पूरा। इसको बोलते हैं सकारात्मक, अमेरिका वाले को बोलते हैं सकारात्मक, जिसमें समान संरक्षण की बात कही जाती है। अब ब्रिटेन वाले को बोलते हैं नकारात्मक, जिसमें केवल समक्ष समता की बात कही जाती है। किसी को इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ ले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना मैं लिख नहीं पाता, इसलिए मैंने पीपीटीज ला दिया सामने। फर्स्ट पॉइंट, इस वाले में, विधि वाले में कि समान संरक्षण में, समता की संरक्षण दोनों में। देखिए, पहला पॉइंट ही सभी पॉइंटों का सार है। मान लीजिए आपने देखा होगा कि अभी जैसे ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिला है, सवर्ण को मिला है, 2019 के बाद मिला है, क्लियर है, मिला है ना, 19 से मिला है। सरकार को ऐसा लगता था कि सवर्णों में भी कुछ गरीब लोग हैं, लेकिन वो केवल इसलिए वंचित रह रहे हैं क्योंकि उनके पास क्या है, आर्थिक स्थिति उनकी सुदृढ़ नहीं है। जरूरी है कि जो सवर्ण समाज में आता हो सब अमीर ही होगा? पॉसिबल है? नहीं है ऐसा, एक से गरीब लोग हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या देखा कि हमने अधिकार दिया हुआ है कि आरक्षण सवर्ण को नहीं मिलेगा। 2019 के पहले सवर्ण का आरक्षण नहीं था, तो सरकार ने देखा कि उस आरक्षण के रोकने से सवर्ण का 60% हिस्सा तो बच के निकल जा रहा है, वो सेफ है, क्योंकि उसकी आय क्या है, साल में 8 लाख से ज्यादा है, अच्छी स्थिति में है, उसको बराबरी देने की कोई जरूरत नहीं है, वो बराबर वालों से आगे है। लेकिन जो 35% लोग बच गए देश में, 40% जो 8 लाख के नीचे आय वाले होंगे सवर्ण में, उनका फिर क्या होगा, उनका विकास कैसे होगा? तो एक स्पेशल रूल बनाना पड़ा आरक्षण। एक तरफ आप क्या कहते हैं कि 100 सीट निकाला तो 100 में आपको फॉर्म भरने देंगे, 100/100 में। लेकिन आप क्या करते हैं दूसरी तरफ, कहते हैं कि नहीं, यूआर की सीट 40 रहेगी, 40 रहेगी, ईडब्ल्यूएस का 10 रहेगा, ओबीसी का मान लीजिए कितना रहेगा, अभी कितना परसेंट है, 27 रहेगा, 27% है, SC ST का 15 रहेगा। तो एक तरफ आपने कहा कि सबको बराबरी है, यानी 100 के 100 सीट में सब दावेदार हैं। दूसरी ओर आपने क्या नियम बना दिया कि नहीं, सब दावेदार हैं लेकिन उसमें आरक्षित वर्ग का कोटा अलग रहेगा। तो जो आपने स्पेशल प्रयास किया उसको बोलते हैं समान संरक्षण, ठीक है। जो आपने कॉमन रूल बनाया था, जो रूल काम नहीं कर रहा था, उसको बोलते हैं विधि के समक्ष समानता। ये बेसिक फर्क है दोनों में। जैसे एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। सपोज करते हैं कि ये तो खैर एक सामान्य सिद्धांत हो गया, जैसे अल्पसंख्यकों के बारे में बात करते हैं। अभी तक ऐसा है कि जो शिक्षण संस्थान खोला जाता है प्राइवेट, उसमें यूजीसी से बीएड कॉलेज का लाइसेंस लेना हो, डीएलएड कॉलेज खोलना हो, या कोई अन्य शिक्षण संस्थान खोलना हो, कोई मुस्लिम सामने चला आएगा अप्लाई करने के लिए तो उसके नाम से संस्थान सरकार दे देगी। लेकिन हो सकता है कि आज से 5 साल के बाद, इनका प्रश्न है, तो वो दिया ही जाना है, वो पूरे देश में मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 29-30 संरक्षित करता है। तो अभी तो ठीक है, अभी मुसलमानों की आबादी 20% है, ये आबादी जब एक दिन 30% हो जाएगी तब क्या होगा? तब क्या इस कानून से काम चलेगा? नहीं चलेगा। मान लीजिए उसमें फिर ऐसा हो जाए कि समाज में एक और नया वर्ग पारित हो जाए, या मान लीजिए किसी समुदाय की आबादी ही बहुत घट जाए एक समय के बाद, तो फिर ये नियम बदल के उसको देना पड़ेगा। तो ये जो स्पेशल प्रयास करते हैं, ये स्पेशल प्रयास विधि के समान संरक्षण की बात करता है कि आपने दोनों के लिए कानून की रक्षा की है, और पहला कहता है कि कानून के आगे आपने दोनों की रक्षा की है। दोनों बात अलग अलग है। जरूरी है कि यदि हम जीवन का अधिकार पारित कर देते हैं अनुच्छेद 21 में, सबको मिल जाता है? नहीं मिलता है। एक नवजात शिशु है, मान लीजिए लड़की है, आज भी हर एक अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर पर क्या लिखा हुआ है कि आप भ्रूण का लिंग परीक्षण नहीं करवा सकते हैं। लोग करवा लेते हैं ही नहीं करवा लेते हैं? आज भी करवा लेते हैं। गरीब लोग नहीं करवा सकते हैं, अमीर लोग तो करवा ही लेते हैं, और फिर वहीं हत्या हो जाती है। अब बताइए, उस नवजात शिशु के पास जीवन था, आपने उसका अंत कर दिया, उसका अनुच्छेद 21 बचा, दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया आपने उसको। तो स्पेशल प्रयास क्या करना पड़ा? नोटिस बोर्ड लगवाना पड़ा, एक्स्ट्रा सजा उसके लिए आवंटित करना पड़ा। तो वो क्या है, उसके लिए भी कानून संरक्षित कर दिया गया। ये अधिकार तो उसके पास भी पहले से था, लेकिन उसको ये अधिकार मिल नहीं रहा था, उस तक पहुंच नहीं रहा था। आगे चलते हैं। अब नोट लिखा हुआ है, उद्देश्य के आधार पर दोनों ही विधि अवसर और न्याय की समानता की बात करते हैं।
जाहिर सी बात है कि बराबरी की बात करेंगे। विशिष्ट न्यायविद डाइसी ने विधि के समक्ष समानता के अधिकार को विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व कहा है। डाइसी ने पहली बार कहा था, यह जो सिद्धांत है यह वास्तव में कानून की सही स्थापना करता है। तो डाइसी को याद रखना है। शक्ति के पृथक्करण को लेकर मॉन्टेस्क्यू को याद रखना है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 14 के तहत उल्लिखित विधि के शासन को ही संविधान का मूल तत्व माना है। क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने? आर्टिकल 14 जो कहता है वही संविधान की मूल आत्मा के बराबर है। उसी आत्मा को फॉलो करते हुए आगे सारे नियम बनेंगे। कोई भी नियम उस चीज को क्लैश नहीं करेगा आगे चलकर भी। और यदि करेगा तो मेरे पास क्या है, मिनर्वा मिल्स के मामले के बाद जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। मैं उसको रद्द कर दूंगा, रहने नहीं दूंगा। आगे चलते हैं। संशोधन भी नहीं हो सकता है इसमें। अब 14 के समक्ष विधि के समता के अपवाद क्या क्या है, इसको समझिए। कौन कौन व्यक्ति है जिसको कानून बराबर नहीं मानती है, स्पेशल कैटेगरी में रखी हुई होगा ना ऐसा। कुछ लोग तो होंगे ऐसे, तो क्या होंगे, जनता के बराबर नहीं होंगे, वो थोड़े से स्पेशल लेवल में होंगे। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ परमादेश जारी नहीं कर सकते। कोर्ट सीधा हिट नहीं कर सकता ऑर्डर देकर कि आपको ये आदेशित किया जाता है कि आप ऐसा कीजिए। नो, नेवर। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर कोई फौजदारी मुकदमा नहीं कर सकती, कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, गरिमा की बात है। कोर्ट उनको डायरेक्ट हैबस कॉर्पस जारी नहीं कर सकता है, या मेंडमस जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, हैबस कॉर्पस नहीं होना चाहिए, मेंडमस नहीं जारी कर सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के पदरत दायित्व के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती। आर्टिकल 361 को हर हाल में याद रखिएगा। किसी भी कोर्ट में जब तक राष्ट्रपति या राज्यपाल पद में है उन पर मुकदमा नहीं ठोक सकते। कोई कोर्ट मुकदमा नहीं लेगा, वो उससे ऊपर रखे गए हैं, स्पेशल कैटेगरी है। हाँ, वो अलग चीज है। प्रधानमंत्री तो कार्यपालिका का हिस्सा है, बस उस पर हो सकता है। राष्ट्रपति क्या है, देश का प्रथम नागरिक होता है, पता है कि नहीं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, उस पर नहीं कर सकते। आपने कभी हाईवे से यात्रा की होगी तो एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा होता है कि किस किस को टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा यहाँ पर, टोल टैक्स। उस पर भारत के राष्ट्रपति का नाम कहाँ होता है, सबसे एक नंबर पर होता है। उसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। जो विदेशी राजनयिक हैं, शासक हैं विदेशी, या संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी एजेंसी को भारतीय न्यायालय की सिविल और आपराधिक अधिकारिता से मुक्ति प्रदान करता है, ऐसे लोगों को आप इस कैटेगरी से ऊपर रखेंगे। उन पर कुछ नहीं कर सकते, वो अलग मामला है, स्पेशल मामला है। ये सबको याद रख लीजिएगा। भारत में जो संसद है, अनुच्छेद 105, और जो विधायक साहब है 194, इनके पास भी बहुत सारे स्पेशल राइट्स प्राप्त हैं। ठीक है, संसद में यदि सांसद कोई बात कहते हैं उस पर केस नहीं कर सकते, और इसीलिए क्या होता है, उठापटक हो जाता है। आपने देखा होगा, अधिवेशन चलता है, किसी मुद्दे पर यदि मामला गर्म हो जाता है, कोई किसी को कुछ कह देता है, कोई किसी को कुछ कह देता है, किसी भी लेवल में जाके कमेंट कर देता है। लेकिन अब क्या होगा, विपक्ष वाला क्या करेगा, केस करेगा पक्ष पर? नॉट पॉसिबल। वो बहस का जगह है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो मामला संभाल लेंगे, उस पर केस नहीं हो सकता। बात समझ लिया? किसी के निजी मामले को कोई हिट कर देता है, जैसे एक बार लालू यादव जी ने हेमा मालिनी को हिट कर दिया था। ठीक है, कोर्ट चली गई थी, कुछ नहीं हुआ, कहा गया कि नहीं ऐसा नहीं, आप दोनों मेंबर हैं इसके, और दो मेंबर एक दूसरे पर केस नहीं कर सकते। किसी नागरिक को कुछ कहे तो अलग बात है, और ठीक है, लेकिन स्पेशल केस में ये पॉसिबल नहीं है। अब कोई कहेगा कि तुम्हारा बेटा तो चोर है, 30 साल सत्ता में रहा, कुछ नहीं किया, वो कहेगा तुम्हारा बेटा बेईमान है। अब इस चोर और बेईमान पर केस नहीं हो सकता, वो जनता के हित के लिए बहस हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ये सांसद विधायक वगैरह स्पेशल केस में आ जाते हैं। और आर्टिकल 361 क के तहत मीडिया के पास भी स्पेशल पावर है। मान लीजिए अब मीडिया को इतनी छूट नहीं मिलेगी तो वो फिर सवालों के जवाब ढूंढेगा कैसे, कैसे लाएगा जवाब? करवे सवाल करेगा तभी जवाब मिलेंगे। तो करवे सवाल करने पर कोई केस नहीं कर सकता उस पर। इसीलिए आजकल देखिएगा, पहले इतना बड़ा माइक होता था, अब इतना बड़ा माइक होता है, अब यहीं से माइक लगा देते हैं ऐसे भीड़ भाड़ में। देखिएगा, सामने वाला दंग रह जाता है कि मैं कहाँ क्या बोलूं। मतलब भीड़ बहुत ज्यादा होती है, 20-25 पत्रकार घेरे हुए होते हैं, तो क्या होता है, पहले नजदीक जाके सम्मान के साथ माइक दे देते थे, अब पत्रकार भी बदतमीजी पर उतर आए। मतलब लगता है कि मुंह में माइक ठूंस दिया जाएगा, इस तरह से बर्ताव करते हैं। तो कई बार नेता लोग चिढ़ जाते हैं इससे और अनाप शनाप बयान दे देते हैं। वो इसी ताक में रहता है कि वो अनाप शनाप बयान देगा, उसको वायरल कर देंगे, उस पर काफी टीआरपी मिल जाएगी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट बहुत हाई मिल जाएगा। इस आर्टिकल 361 का कहीं कहीं पर दुरुपयोग भी होता है। जैसे बिहार के स्कूलों में कोई भी आदमी जिसके पास पत्रकारिता का कोई लाइसेंस नहीं है, कोई डिग्री नहीं है,
सीधे एक माइक लेके पहुंच जाता है और सबसे पहले टीचर को जाके हिट करेगा कि आपको क्या आता है, आप क्या पढ़े लिखे हैं, इसको लिख कर दिखाइए। वो भी गलत नहीं है, उसको भी पता होता है कि इसमें कई शिक्षक फर्जी हैं या उनको नहीं आता है, लेकिन जिस तरह से तपाक से वो पहुंचता है, सामने वाले की उत्तेजना को बढ़ा देता है। सामने वाला जो शिक्षक होता है वो अत्यंत नाराज हो जाता है इस बिहेवियर से। उसको लगता है कि ये आदमी इस तरह से क्यों पूछ रहा है, और फिर वो अनाप शनाप कुछ बयान दे दिया, उसको वायरल कर दिया, उसकी नौकरी चली गई। तो आजकल 361 का उपयोग बहुत दुर्दांत तरीके से हो रहा है, इसको भी ध्यान देने की जरूरत है। मुख्य बातों में आते हैं। अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन इसमें 3 कंडीशन है जिसको हम देखेंगे आगे चलकर। क्या क्या है, देखिए ध्यान से। भेदभाव तो नहीं करेगा, लेकिन यहां पर क्या है कि दिए गए प्रतिषेध प्राइवेट कंपनी पर लागू नहीं है। यहां केवल शब्द विभेद को उपयुक्त आधारों तक सीमित करता है, मतलब प्राइवेट कंपनी को इससे बाहर रखा गया है। सरकारी संस्थाओं पर यह लागू होते हैं। अब मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा एक बार, अब यदि प्राइवेट कंपनी पर यह लागू हो जाए तो क्या होगा, एक वैकेंसी निकालेगा, कुछ लोग पूछेंगे मैं एससी हूं, मेरा लो आरक्षण 15% कहां पर है, तो कहेगा कि भाई हमें कंपनी चलाना है, हमें आपको जॉब नहीं देना है, हमें योग्य कर्मचारी चुनना है। अब मान लीजिए वो एससी वाला योग्य नहीं रहा, मान लीजिए उसको निकालना पड़ेगा। एविएशन में जाइएगा या फिर किसी अच्छे एमएनसी में जाइएगा तो क्या करेगा, वो ये देख के लेगा कि ये आदमी ओबीसी है, 27% में इसको लेना है, कभी नहीं लेगा। वो लेगा एकदम सुपर मेरिटोरियस को पकड़ लेगा, क्योंकि उसको पता है कि हम सरकार तो है नहीं कि हमारे पास 34 आमदनी है, हमारे पास केवल स्किल और टैलेंट के बेस पर हमारा बिजनेस चलेगा। तो वो यदि ऐसे लोगों को ले लेगा जिसके पास योग्यता नहीं होगी, तो उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, वो टिक नहीं पाएगा आगे। तो ये प्राइवेट संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि प्राइवेट स्कूल में तुम मेरी भर्ती करो क्योंकि मैं ईडब्ल्यूएस में हूं, 10% मुझे लो, ऐसा दावा नहीं कर सकते हैं। वो सरकारी में कर सकते हैं, याद रखिएगा इसको। महिला को मातृत्व अवकाश दिया जाता है इसी के तहत, किसी भी सरकारी सेवा में। इसमें कई छात्राएं भी हैं। किसी भी सरकारी सेवा में जब कोई महिला जाती है तो 2 बच्चों तक, प्रति बच्चों के हिसाब से शायद 2 साल का मिलता है, 2 ईयर्स का मिलता है। अरे 2 साल समझ रहे हैं ना कितना लंबा समय होता है। और उसको आप टुकड़ों में ले सकते हैं, जब तक बच्चा शायद 18 साल का ना हो जाए तब तक है। तो मैं ये कहता हूं कि ये एक स्पेशल प्रोविजन है। अभी आपने क्या पढ़ा, विधि के समक्ष समानता, वो तो कहता है कि मत दो, और जब महिला को अधिकार मिलता है तो पुरुष को भी कोई अधिकार दो। लेकिन प्रश्न उठता है कि पुरुष को कौन सा ऐसा अधिकार दिया जाए, उसको कौन सा ऐसा 2 साल की छुट्टी मिले। उसको मिलती है पैटर्नल लीव। जब किसी बच्चे का जन्म हुआ तो 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है कि बच्चे का 15 दिन देखभाल कर लेगा। माता के पास जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि माता प्राकृतिक रूप से डिफरेंट बनी हुई है, अलग बनी हुई है। तो ऐसे कंडीशन में कोर्ट क्या करेगा, वो कानून का समान संरक्षण देखेगा, अमेरिका वाला सिस्टम देखेगा, या ब्रिटेन वाला सिस्टम देख के चुप हो जाएगा कि बराबरी दे दिया है, ना महिला को छुट्टी ना पुरुष को छुट्टी। बच्चे को कौन देखेगा। अब बच्चे को नहीं देखेगा तो अगली पीढ़ी कहां से आएगी, फिर तो देश वैसे ही क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, चीन वाली हालत हो जाएगी। एक बच्चे की रणनीति बनाई थी, सभी बच्चे इतने दुलार में पले, उन बच्चों ने जीवन में संघर्ष करना ही उचित नहीं समझा आगे चलकर। अब एक बच्चा है, माता पिता भी डरे हुए हैं, फांसी लगा लेगा तो क्या होगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा, इसी घर में रह लेगा, ये भावना आ जाती है। मान लीजिए कोई एक ही भाई हो तो बड़ा दुलारा होता है। अक्सर केसेस में वो क्या होता है, सही ट्रैक पर जा नहीं पाता है कई बार। उसका एक ही कारण होता है कि अर्जन परिजन सगे संबंधी समाज सब उससे भयभीत रहते हैं कि भाई इसको एक पढ़ लगा दें कहीं गलती से, यदि ये मर गया तो माता पिता कहर ढा देंगे इसका, इसके वंश का क्या होगा। कभी आपने सुना है कि नहीं, ऐसा सुना है। माता पिता भी कहते मिलते कि अकेला है, वंश का इकलौता चिराग है, इसी पर सारी दुनिया टिकी है आगे। वो बच्चा भी समझता है कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, संघर्ष समाप्त हो जाता है। तो याद रखिएगा, जब बच्चों को संरक्षण नहीं मिलेगा तो फिर अगली पीढ़ी कहां से आए, फिर देश को कौन आगे बढ़ाए, फिर क्या होगा, कोई देश वाला कब्जा करके लेके चला जाएगा। तो मातृत्व अवकाश कानून के समान संरक्षण वाले साइड में है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगला क्या है। अब राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को क्या आदेश मिला है इसमें कि दुकान, सार्वजनिक संस्थान, होटल, मनोरंजन स्थल पर। अब सुनिए, भर्ती में तो नहीं, भर्ती में कोई रिजर्वेशन प्राइवेट में नहीं मिलेगा, लेकिन कोई दुकान है मान लीजिए, सब जा सकता है। अमेरिका में क्या था, ब्लैक्स एंड व्हाइट्स का रूल्स बना दिया था कि काले लोग नहीं आ सकते हैं, केवल पूरी चमड़ी के लोग यहां आ सकते हैं। ऐसे ऐसे क्लब बने हुए थे पहले, अफ्रीका में भी। वो तो नेल्सन मंडेला का जन्म नहीं होता तो अफ्रीका में आज भी जो व्हाइट्स थे वो ब्लैक्स पर राज कर रहे होते। तो किसी दुकान में, किसी सिनेमा हॉल में, किसी सार्वजनिक स्थान में, बस स्टैंड में, होटल में,
या किसी मनोरंजन के स्थल में सब जा सकते हैं। वहां ये कानून नहीं बना सकते कि भाई तुमको नहीं आने देंगे, तुमको आने देंगे। वहां टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं चलेगा, सर्विस की बात है, वहां लागू होगा। या पूर्णतः या अंशतः राजनिधि से पोषित जनता के लिए कुआं, तालाब, मंदिर, मस्जिद, सार्वजनिक जगह वगैरह वगैरह। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि जब सबको सब जगह जाने की छूट होगी तो अस्पृश्यता की समाप्ति होगी, आर्टिकल 17 फॉलो होगा, लोग छुआछूत नहीं मानेंगे। एक योजना है सरकार की, मिड डे मील स्कीम, जो 1995 में लागू हुआ था और सबसे पहले तमिलनाडु से शुरू हुआ था। क्या उद्देश्य है उसका? प्राइमरी उद्देश्य है कि बच्चों को भोजन दिया जाए। भारत में अधिकांश बच्चे सरकारी स्कूल में आज भी भोजन करके नहीं आते हैं, कुपोषण के शिकार हैं। लेकिन दूसरा जो छिपा हुआ उद्देश्य है वो क्या है? वो ये है कि सभी वर्ग का जब बच्चा, सभी सभी समुदाय का बच्चा जब एक साथ बैठेगा तो बच्चे में इक्वलिटी आ जाएगी। ये उसका उद्देश्य है। ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा हूं, वो बहुत छोटा है, मैं ये इस धर्म से हूं, वो निचले धर्म से है, ऐसी भावना समाप्त हो जाए। इक्वलिटी को डेवलप करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? ठीक है, आज समझ ही लीजिए, फिर देखते हैं, समय मिलेगा तो आज लिखवा देंगे, वरना कल से लिखवा देंगे पूरा। ये तो थोड़ा विस्तृत है, शॉर्ट में लिखना है इसको। तो देखा जा चुका है, इस सारे अपवाद को एक बार पढ़ लीजिएगा। अब जो महत्वपूर्ण क्या है इसको देखिए। 15/4 को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। 15/4 इसका आधार क्या था? मद्रास राज्य वर्सेस चंपकम दोराई राजन मामला। राज्य के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में विभिन्न जाति समुदाय हेतु कुछ निश्चित अनुपात में स्थान को लेकर आरक्षण निर्धारित करना। ध्यान रखिएगा, एक केस किया गया था मद्रास में कि जो कुछ पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं समाज में, उनके लिए मेडिकल संस्थानों में या अन्य संस्थानों में रिजर्वेशन की व्यवस्था हो। इससे सरकार प्रभावित हुई और सरकार ने कहा कि बिल्कुल, मुंह से केवल बराबरी देने से हर वर्ग तक बराबरी पहुंचती नहीं है। समान संरक्षण की यहां बात की थी वहां पर। ठीक है, ये सामाजिक और शैक्षणिक वाला आज भी चल रहा है, इसको भी देख लीजिए एक बार। इसमें क्या है कि 93rd संविधान संशोधन 2005 में हुआ और 15/5 जोड़ा गया। इसमें सरकारी या गैर सरकारी में नामांकन हेतु क्या किया गया, अब सुनिए ध्यान से। अब क्या किया गया, अब नए रूल्स आ गए हैं। नौकरी में तो कोई रूल नहीं है, वो कभी नहीं होगा, क्योंकि नौकरी में सरकार रूल मनवाने लगेगी तो कंपनी बैठ जाएगी। ऐसे एम्प्लॉय मिल जाएंगे जो कंपनी को बेच खाएंगे। लेकिन जैसे प्राइवेट स्कूल में भी क्या है, एक सिस्टम बन गया है कि जो सरकार से रजिस्टर्ड स्कूल है उसमें ईडब्ल्यूएस का कोटा कितना होगा, इस वर्ग का कोटा कितना होगा, सबके कोटे फिक्स किए गए। वो कोटे इसी के तहत फिक्स किए गए इसमें। ठीक है, तो महिला, बच्चा, एससी एसटी, पिछड़ा वर्ग, ये सब क्या है, अपवाद में है। अब ईडब्ल्यूएस भी अपवाद में है, याद रखेंगे। 16 में क्या है, अवसर की समानता है। अब क्या क्या हो सकता है इसमें, समझिए। इसमें किसी भी नियुक्ति में, सरकारी नौकरी में सब फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति धर्म के आधार पर भी कोई अपात्र नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं आसानी से। संसद इसमें क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, आरक्षण की बात कर सकती है इसमें। यही सब बेसिक बातें हैं इसमें, इसमें कुछ विशेष नहीं है। इसमें काका कालेलकर को याद रखिएगा। 16/4 पिछड़ा वर्ग कौन है, इसको कैसे पता करें। तो काका काकलेकर की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और इस कमेटी ने इन अनुशंसाओं को, राष्ट्रपति ने खारिज किया था उस साल। क्या दिया था, इसने डिफाइन किया था कि पिछड़ा वर्ग कौन है। एक बार तो राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया। उसके बाद मंडल कमीशन आता है और मंडल कमीशन ने ओबीसी को देश में पहली बार रिजर्वेशन दिलवाया। और अब ओबीसी के भी दो क्लास हैं, अति पिछड़ा और पिछड़ा, BC1 और BC2, कई जातियां हैं उसमें। ध्यान रखिएगा, जनता पार्टी की जब सरकार आई 1977 के बाद, तो 1979 में वीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल कमीशन बना और इसने यह तय किया, 1980 में एक रिपोर्ट सौंपा कि भाई एक और तबका है देश में जो ना एससी में आता है ना एसटी में आता है, लेकिन वो तबका पिछड़ा हुआ, उसको क्या नाम दोगे उसका? उसका नाम रखा गया अति पिछड़ा, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको आप ओबीसी कहते हैं। ओबीसी की अवधारणा 1980 के बाद आई है संविधान में। ठीक है, और माना गया कि आबादी के हिसाब से 27% का आरक्षण ओबीसी को दिया जाएगा। याद रखिएगा, अभी एससी एसटी को मिलाकर 7.5, एससी को ज्यादा है, एससी को 15% है, एसटी को 7.5% है, ओबीसी को 27% है, ईडब्ल्यूएस को 10% है, अन्य में जनरल है। बिहार में 50% महिला है, केंद्र में वो 1/3 महिला है। इतना याद रखिएगा फिलहाल। ठीक है, अब आप देखिए, इसमें ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की बात भी की गई है। ठीक है,
इसको हम आगे लिखवा देंगे। इंदिरा साहनी के मामले को नहीं भूलना है। इसमें 1992 का फैसला क्या है? इंदिरा साहनी में मामले में ये केस किया गया था कि आरक्षण देकर आप देश को पीछे कर रहे हैं, आप देश में एक असमानता ला रहे हैं कि एक बच्चा कम नंबर पर परीक्षा पास कर लेता है, दूसरा बच्चा क्या करता है, उससे अधिक नंबर लाकर भी परीक्षा में डिस्क्वालीफाई माना जाता है। इसको क्या कहा जाए? इसको असमानता नहीं कहा जाए, क्या ये समानता है? कानून संरक्षण के नाम पर आप विधि असमानता की बात कर रहे हैं। मामला तो बनता ही नहीं बनता है। मान लीजिए एक बच्चे को मान लीजिए आ गया जनरल कोटा में 71, ठीक है, और कट ऑफ चला गया था जनरल का 75 पर, लेकिन ओबीसी का कट ऑफ गया 70 पर। उसका तो ओबीसी में हो सकता था, लेकिन वो है जनरल, ओबीसी वाले का 70 में जॉब हो गया, इसका 71 में नहीं हुआ। ये व्यक्ति केस कर देगा, वही इंदिरा साहनी मामला है कि भाई मेरा नंबर उस व्यक्ति से ज्यादा है, मैं उस व्यक्ति से ज्यादा योग्य उम्मीदवार हूं इस विभाग के लिए, मुझे लिया जाए। तो कोर्ट ने माना इस मामले में कि नहीं, आप जरूर योग्य उम्मीदवार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोर्ट ने कहा ताकि आपकी योग्यता पर हम सवाल ही नहीं उठा रहे हैं, लेकिन यहां केवल योग्यता को नौकरी देना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य समाज के उन हिस्सों को भी नौकरी देना है जिसके परिवार में एक भी नौकरी आज तक नहीं मिली। वहां यदि आपसे कम भी योग्य होगा तो नौकरी देंगे उसको। और कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था का यह समानता, आरक्षण की जो व्यवस्था है यह समानता का विरोधी नहीं है, ठीक है। आरक्षण के आधार पर जाति को बनाया जा सकता है, यह कोर्ट ने कहा, याद रखिएगा इसको। कोर्ट ने क्या कहा? रिजर्वेशन के बेस पर जातियां बनाई जा सकती हैं और बनती भी हैं। क्रीमी लेयर की अवधारणा आई, मतलब क्रीमी लेयर का मतलब है कि ओबीसी में यदि कोई आरक्षण ले रहा है और उसकी साल की आमदनी 8 लाख से ज्यादा है तो क्रीमी लेयर में आएगा, फिर उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है। जो नन क्रीमी लेयर में आएगा उसी को आरक्षण मिलेगा। यानी ओबीसी तो है, आमदनी भी 8 लाख से सालाना कम है तो आरक्षण में आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस वाली बात, वरना नहीं आएगा। यहां ये नियम बना दिया गया और कहा गया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी, मतलब 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। अभी देश में है 60%। इस पर बवाल चल रहा है देश में। जब से ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आया 10%, उसके बाद क्या हुआ, जो ओबीसी एससी एसटी के तबके के नेता लोग हैं उन्होंने केस किया, कहा कि आप ब्राह्मणों को आरक्षण दे रहे हैं, राजपूतों को आरक्षण दे रहे हैं, इससे 60 हो गया। इंदिरा साहनी के मामले में कहा गया कि 60 नहीं हो सकता। फिर कोर्ट ने कहा कि तुम लोग मूर्ख हो, हमने कहा कह दिया था कि 50 होगा, ये थोड़े कहा था कि आगे नहीं बढ़ सकता, हमने तो उस समय के लिए कह दिया। आज की आवश्यकता है, क्या करोगे उसको, कैसे फिर लाओगे मूलधारा में जो सवर्ण में पिछड़ा हुआ है? तो अब 60 चलेगा, कोर्ट ने मान लिया। लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, आप ही ने कहा कि 50 क्रॉस नहीं कर सकता। कहा हमने एक बात और कही है, हमने कहा है कानून में संरक्षण सबको एक्चुअल में बराबरी मिलनी चाहिए, वो कहां मिली? जब ना मिलेगी तो मैं कोर्ट हूं, आई हैव ए पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड अकॉर्डिंग टू दिस पावर आई एम, मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूं, इंक्रीजिंग दिस बाय द पॉइंट ऑफ 10% और इसको 60% कर रहा हूं, ठीक है। ये बात कह दी, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, वो आरक्षण पक्का हो गया और भाजपा सरकार ने खूब वोट वसूला इस पर। सवर्ण खुश हो गए कि ये देखो आ गया वो दिन, इसी दिन का इंतजार था। अब सबको आरक्षण है, अब कोई वर्ग वंचित नहीं है। अब कोई कहेगा कि मेरी आमदनी 8 लाख से ज्यादा है, मुझे नहीं मिल रहा है, तो भाई इसको आपको नहीं मिलेगा कभी। जैसे मैं उसमें आता हूं, मुझे नहीं मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यदि सशक्त हो गए तो नहीं मिलेगा, और ईश्वर करें कि आप सशक्त हो जाएं, इसी के लिए आप आरक्षण लेना भी चाहते हैं। लोग क्या कर रहे हैं आजकल, बड़े चालाक लोग, मैं आपको कहानी सुनाता हूं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में जो क्रीमी लेयर की अवधारणा है, लोग कर क्या रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी के माता पिता आईएएस ऑफिसर हैं, आईएएस तो बड़ी बात कह दी मैंने, ग्रुप बी ऑफिसर हैं। माता पिता को लगता है मेरे बेटे को आरक्षण मिलना चाहिए, और माता पिता मान लीजिए ईडब्ल्यूएस का आरक्षण ले रहे हैं या ओबीसी का ले रहे हैं। 3 से 4 साल के लिए जॉब से 3 साल बहुत कह दिया, 1 साल के लिए जॉब से छुट्टी ले ली। उनको केवल एचआरए मिलता है, एचआरए बहुत कम मिलता है। एचआरए कितना मिलता होगा, हाउस रेंट अलाउंस 20-25 हजार रुपया मिल जाएगा, तो साल में कितना हुआ, 3 लाख रुपया हुआ। तो उन्होंने 1 साल वेतन नहीं लिया, नौकरी बची हुई है, गजेटेड ऑफिसर हैं, आमदनी कितनी हो गई, 3 लाख, तुरंत अप्लाई कर दिया। इस साल मेरे परिवार की आमदनी केवल 3 लाख है, और नियम क्या कहता है, इस साल के आधार पर अगले साल का बनेगा, फिर अगले साल पिछले साल के आधार पर बनेगा। 1 साल के लिए बेटे को मिल गया, माता पिता ने इतना पैसा जमा कर लिया कि जॉब से छुट्टी ले ली, कहा कि तुम पढ़ो 3 साल, 2 यूपीएससी या बीपीएससी, जब तक तुम्हें नौकरी मिल नहीं जाती हम नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे, ईओएल लेके रखेंगे। सरकारी नौकरी में आर्टिकल 312 के पास, 13 के पास ऐसे ऐसे क्लॉज हैं
जैसे मैं आपको बता दूं, मोदी जी इसी को हटाने की बात कर रहे हैं। हट नहीं पाएगा ये लेकिन इतना आसानी से, बहुत टफ है इसको हटाना। इसमें क्या है, जैसे आपको एक बार नौकरी मिल गई और आपने प्रोबेशन पूरा कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं, एक साहब थे जो एक अच्छे विभाग में नौकरी कर रहे थे केंद्र सरकार में। उनको लगा कि एक बार, उनके पास टेक्नोलॉजी की भी डिग्री थी, उस साहब को लगा, ऑफिसर थे, सोचा कि एक बार अमेरिका चले जाते हैं, वहां नौकरी करके देखते हैं। अपने कार्यालय में एक एप्लीकेशन दे दिया, आप भी नौकरी करेंगे, यदि राज्य सरकार में तो पता नहीं चलेगा आपको ये सब चीज आसानी से, केंद्र में बहुत क्रिस्टल क्लियर नियम है, वहां आसानी से पता चलता है। तो आवेदन दे दिया कि सर काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 7 डेज, ब्रैकेट में सिक लीव, मतलब बीमार हूं, 7 दिन के लिए छुट्टी देने की अनुकंपा कीजिए। अमेरिका चला गया, तो जाके 7-8 दिन जॉब करके देखते हैं, हाई पैकेज का जॉब है, मन होगा तो भारत की नौकरी छोड़ दूंगा। पता चला कि वो नौकरी अच्छी थी, 1 साल अमेरिका में रह गया। जब भी उसका हेड पूछता है, उसका सीनियर पूछता है कि कहाँ हो, कहता है सर आई एम नॉट फीलिंग वेल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर अदर 7 डेज, एक्स्ट्रा 7 डेज। सर मैं मानसिक रूप से सही नहीं महसूस कर रहा हूँ, और 7 दिन की छुट्टी दे दिया जाए। ठीक है भाई, क्या कर लेंगे आप, कुछ नहीं कर सकते, उसका बॉस कुछ नहीं कर सकता, कोई कानून ही नहीं बना है कि कुछ करे। फिर बोला कि भाई आओगे कि नहीं, बोला सर शरीर में पूरा दर्द है, हड्डियों में दर्द है, नहीं आ सकता, अस्पताल में भर्ती हूँ, कहूँ तो वीडियो कॉल करके भेज देता हूँ, नहीं आऊंगा, कुछ नहीं कर सकते। 1 साल के बाद उसको ऐसा लगा, गांव में माता पिता हैं, उनकी भी सेवा करनी है, गांव भी जाना है एक बार। गांव जाकर, गांव छूट रहा है, मित्र छूट गए, इस मित्र परिजन छूट गए, कौन पहचान रहा है अब मुझे, पैसा बहुत कमा लिया मैंने, आ गया भारत। ऑफिस में गया, सॉरी सर, सर 1 साल से बीमार था सर। बोला किसको एप्लीकेशन दे रहे हो, वो तुम्हारे पुराने वाले सर मर गए, रिटायर्ड भी हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, मैं नया सर हूँ विभाग का। बोला सर ये लीजिए एप्लीकेशन, अब मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। कुछ नहीं कर सकता, ज्वाइनिंग देना पड़ेगा उसको, अजमा के आप लोग भी देख लीजिए। ठीक है, फिर वो नौकरी में लग गया। अब आप सोच के देखिए, सरकारी नौकरी से हटाना कितना मुश्किल है किसी को, असंभव। जब तक खुद से कलम से रिजाइन न दे दे लिखकर, तब तक असंभव, कोई नहीं हटा सकता, इम्पॉसिबल। अब ध्यान रखिएगा, तो मैं इस पॉइंट पर था, तो माता पिता यही करते हैं कि 2-4 साल के लिए नौकरी छोड़ दिया, उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। बेटे को रिजर्वेशन में नौकरी मिल गई, फिर खुद जाके नौकरी पकड़ लिया। आप कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट कहेगी सही बात है, 3 साल से बेरोजगार बैठा हुआ था, उसी बेस पर तो इसका ईडब्ल्यूएस बना है, कोई बनवा सकता है। ठीक है, आई बात समझ में। एक और चीज बता देता हूँ, सरकारी नौकरी में सस्पेंशन को एक मैं कह सकता हूँ त्योहार की भांति देखा जाता है। जैसे कोई सस्पेंड हो जाता है, आपको लगता है वो सस्पेंड हो गया, मैंने उसको करवा दिया सस्पेंड, उसने गलत किया था मेरे साथ, अरे भाई वो सस्पेंड नहीं हुआ है, वो सुकून में है। पता है क्यों, सस्पेंड लोग करवाते हैं, जिसको छुट्टी लेना होता है लंबे समय के लिए, वो अपने बॉस जो होते हैं, जो सीनियर होते हैं, उसका चरण पकड़ के आवेदन देकर कुछ पैसा वगैरह देकर बोलते सर मुझे किसी मामले में सस्पेंड कर दीजिए। क्यों, सस्पेंशन में क्या होता है, कहा जाता है कि तुम ऑफिस नहीं आओगे, घर पर रहो, बैठे रहो। तुम ऑफिस आ गए तो तुम्हारे विरुद्ध जिस मामले में कार्रवाई हुई है, तुम उस फाइल के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो, कोर्ट में गलत फलत फाइल पेश हो सकता है उससे, तो तुम ऑफिस आओ ही मत, गया, कार्यालय जा नहीं सकता, वो अब घर पर रहेगा। सरकारी नौकरी की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट नहीं। 50% सैलरी सस्पेंशन में मिलती है, सबको पता है, दिया जाएगा घर बैठे, कोई काम नहीं करना है, बचा 50%। मान लीजिए 1 साल के बाद या 2 साल के बाद सस्पेंशन टूटा, जितने महीने का 50% नहीं मिला, वो 1 साल जोड़ के मिलता है। ठीक है, सोच के देखिए आप, बड़ा बढ़िया है। अब तक जाने आने में कार में पेट्रोल लग रहा था, या बाइक में पेट्रोल लग रहा था, या जो भी कन्वीनियंस यूज कर रहे थे उसका चार्ज लग रहा था, वो भी नहीं लग रहा है। ना कोई प्रेशर है, 2 साल से रामायण पाठ कर रहे हैं, बैठकर फिल्में देख रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, कोई नहीं पूछने वाला है, सैलरी मिल रही है 30 तारीख को। और 2 साल बाद जब गए तो पूरा पैसा एक साथ मिला, फ्लैट खरीद लिया एक शहर में, इतना पैसा जुटाना मुश्किल था, एक साथ खर्च हो जाया करता था, एक मुश्त मिला है, अलग पावर है उसका। कौन नहीं सस्पेंशन चाहेगा, जिसको भी किसी नौकरी की तैयारी करनी होती है या कुछ आगे बढ़ना होता है जीवन में, वो कुछ ऐसा कुछ करता है कि सस्पेंशन ले लेता है, और सस्पेंशन को एक उत्सव के तौर पर देखा जाता है। इसको ध्यान में रखना है। आई बात समझ में। अब जो आप लोग नौकरी पाएंगे तो इन सब प्रावधानों का प्रयोग कर पाएंगे, अभी के नियमों का, जो
समझदार होता है वो करता भी है। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो सस्पेंड हो गया था जबरदस्ती, अभी बिहार में डिप्टी कलेक्टर है, पढ़ाई कर रहा था, 3 साल सस्पेंड रहा, खूब तैयारी की, आधा वेतन यानी 50,000 रुपये मिलते रहे उसको, ठीक है, कलेक्टर बन गया। और उसके बाद 3 साल का जो 50% ना मिला था वो एक साथ मिला, तो उसने डायरेक्ट पटना में एक फ्लैट खरीद लिया, फुल सेट हो गया, इधर की भी सैलरी आ गई, उधर की भी सैलरी आ गई। तो कई बार अच्छा साबित होता है। तो आपने क्रीमी लेयर को ठीक से समझ लिया होगा कि दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं इसका, वो भी समझ लिया होगा, सदुपयोग तो होना ही नहीं है। आगे, पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं है, ये कहा गया। बैकलॉग का कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये सब आप समझ रहे हैं कि नहीं। बैकलॉग मतलब होता है कि जैसे एक वैकेंसी आई, एससी के 5 पद नहीं भरे, कोई मिला ही नहीं, वो अब ऐसा नहीं कि आगे जाके एससी को ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो फिर फ्रेश पद माना जाएगा, उसमें आरक्षण के परसेंटेज से भाग दिया जाएगा, जिसका जो हिस्सा बनेगा उस वर्ग को मिलेगा। यह है कैरी फॉरवर्ड। आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, मतलब रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट आंख लगाए बैठी है, कितनी जरूरत कब किसको है, जिसको नहीं है उसका काट देंगे नाम, अब जिसको है उसका नाम ऐड करेंगे। तो जुडिशियल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास यहां पर है। पदोन्नति में आरक्षण को समझिए, ये तो इंदिरा साहनी तक था 1992, लेकिन उसके बाद जो 77वां संशोधन हुआ 1995 में, इसमें 16(4) को जोड़ा गया और कहा कि सुनिए, एससी एसटी को आरक्षण मिलेगा प्रमोशन में, ये कहा गया, मतलब नौकरी में तो मिला ही है, प्रमोशन में भी उसके लिए सीट रिजर्व रहेगा, वो सबसे पहले भाग जाएगा आगे, क्योंकि वो बहुत पिछड़ा हुआ है, उसको केवल एक स्तर पर आरक्षण देकर बराबर में नहीं ला सकते, इतना पिछड़ गया है, उसको डबल लेयर रिजर्वेशन दीजिए ताकि फॉरवर्ड की बराबरी में आ सके, ये बात कोर्ट ने कही। 85वां संशोधन 2001 में क्या कहा कि एससी एसटी के आरक्षण के नियम के तहत प्रोन्नति के मामले में परिणामी ज्येष्ठता कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की व्यवस्था लागू की जाए, मतलब इसका मतलब है कि जो सर्विस में सीनियर होगा वो आगे होगा, सिंपल मतलब है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, एम नागराज बनाम भारत संघ का मामला आया 2006 में। इसमें आरक्षण देने से पूर्व 3 शर्तों को पूरा किया जाना अनिवार्य है, मतलब आपके पास पिछड़ेपन का प्रमाणिक आंकड़ा होना चाहिए, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ता हो, मतलब एक बड़ी बात कह दी, प्रमोशन दीजिए, लेकिन प्रमोशन इसलिए ना दे दीजिए कि प्रमोशन देने के बाद सरकार का सिस्टम ही बिगड़ जाए, ऐसे लेवल में प्रमोशन मत दीजिए। मेडिकल में मत दीजिए प्रमोशन कि डॉक्टर था, एससी है, बड़ा डॉक्टर बन गया, पेट में ही कैंची छोड़ देगा किसी के, ऐसा मत कीजिए, ठीक है, ये नियम बनाया गया। देखिए, जहां जहां नेताओं को लाभ मिला है वहां वहां तोड़ मरोड़ कर दिया है। कहा गया कि वैसे आप चपरासी को बना दीजिए आईएएस, कोई दिक्कत नहीं, कर लेगा, संभाल लेगा, लेकिन किसी को कैबिनेट सेक्रेटरी मत बना दीजिए कि देश का लिपापोती कर देगा पूरा, या किसी इंजीनियर को ऐसा प्रमोशन मत दे दीजिए यदि योग्यता न हो उसके अंदर, रोक दीजिए उसको, वरना पुल बनेगा, गिर जाएगा, हजारों लोग मरेंगे, और हो सकता है कि मैं और आप जो पार्लियामेंट में बैठे हम ही दोनों का कार उस नदी में गिर जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो नेता लोग अपने विषय में सोच लेते हैं कि कहां कहां पर देना है, तो ये बात कह दी गई उसमें। आपको संविधान बड़ा रोचक लग रहा होगा, ठीक है, इस तरह से संविधान डिजाइन होता है। अब महत्वपूर्ण शब्द को देखिए, परिणामी ज्येष्ठता क्या है, ये बता दिए थे कि वरिष्ठता के आधार पर दिया जाएगा, क्रीमी लेयर बता दिए कि 8 लाख से ऊपर की आमदनी वाले लोग, इस सब को बताने की जरूरत नहीं है। ये 6 लाख फिलहाल बढ़ के 8 लाख है, अभी याद रखिएगा, ये 6 लाख 2013 में था। बैकलॉग क्या होता है, बैकलॉग होता है कि पिछले साल मान लीजिए किसी कोटे का पद खाली रह गया, जैसे एससी कोटा, ईडब्ल्यूएस कोटा, उसको इस साल लाया जाना बैकलॉग कहलाता है। इस सबको देखते रहेंगे। 17 में छुआछूत खत्म है, पता है, बड़े बड़े एक्ट हैं इस पर। एक बात याद रखना है, इसमें एट्रोसिटीज एक्ट को देख लीजिए। प्रचलित भाषा में 1989 के अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम को ही एट्रोसिटीज एक्ट कहा जाता है, ठीक है। 18 को देख के आप समाप्त कर देंगे। 18 में उपाधि का अंत कर दिया गया है, मतलब राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा, यानी राज्य 2 क्षेत्रों में उपाधि देगा आपको, सेना के क्षेत्र में और एजुकेशन में। कैसे, किसी को मेजर की उपाधि देगा, किसी को कर्नल की उपाधि दे सकता है, एजुकेशन में किसी को पीएचडी यानी डॉक्टरेट की उपाधि दे सकता है, नहीं दे सकता है, जैसे कोई पीएचडी करता है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, उसको क्या बोलते हैं, डॉक्टर सुनील कुमार, ऐसे उपाधि दे सकता है। तो राज्य उपाधि दे सकता है, अपने मन से अपने नाम के पीछे डॉक्टर, मेजर, कर्नल, सूबेदार, ब्रिगेडियर साहब नहीं लगा सकते, ठीक है, ये अवैध है।
भारतीय नागरिक विदेशी राजस्व उपाधि नहीं ले सकता, इसको याद रखिएगा। मतलब चापलूसी नहीं चलेगी। यदि आप इंग्लैंड में चले गए और वहां से जाकर उपाधि ले लीजिएगा, वो नहीं चलेगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट 18(3) में है, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास से किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राजस्व उपाधि धारण कर सकता है। मतलब यदि, ध्यान रखिएगा, लाभ या विश्वास के पद पर है, ठीक है, तो विदेशी राजस्व उपाधि ले सकता है। जैसे मान लीजिए सत्ता में है, विदेशी राजनयिक है, अब उसको ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कुछ उपाधि दे दी, ले सकता है। मोदी जी को मिला है कि नहीं मिला है, कई उपाधियां मिली है, तो वो ले सकते हैं। कुल मिला के यहां भी मामला वैसा ही है कि हम ले सकते हैं, आम आदमी नहीं ले सकता, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की सहमति पर उपाधि ले सकते हैं, शर्त है इसकी। जैसे मोदी जी को उपाधि लेना हो तो एक बार पूछ लेते हैं राष्ट्रपति से कि देखिए मैं उपाधि ले रहा हूं, राष्ट्रपति भी क्या होता है, कह देते हैं कि ले लीजिए उपाधि, अच्छी बात है, ठीक है। ये सब समझ रहे होंगे, आगे चलते हैं। भारतीय हो या विदेशी, भारत में लाभ का पद धारण करता हो तो विदेशी राजस्व उपहार, भेंट, उपलब्धि या राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। मतलब ये सरकारी सेवा में है, विधायक है या गवर्नमेंट ऑफिसर है या सांसद है, तो राष्ट्रपति कहेंगे तो ले सकता है। पहले विदेश ऑफर करेगा, वो उपाधि लाकर राष्ट्रपति को दिखाएगा कि सर ये उपाधि मैं ले सकता हूं। राष्ट्रपति यदि बेनिवोलेंस स्वभाव के व्यक्ति हैं तो बोल देंगे यस एक्सेप्टेड, यू कैन टेक इट, वो उपाधि ले सकता है, ठीक है। आगे चलिए, 1954 में स्थापित पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री को उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार पुरस्कार माना गया है, न कि उपाधि। इसको याद रखिएगा कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सब क्या है, पद्मश्री, ये सब पुरस्कार है, ये कोई उपाधि नहीं है, ठीक है, ये कोई उपाधि नहीं है, इसको याद रखना है। हालांकि पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में इसके प्रयोग पर मनाही है। मतलब क्या है, जैसे किसी को मिल गया पद्म भूषण, लिख देता है आदमी, पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्रा, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। नाम के साथ ऐड करके जता नहीं सकते कि देखो मैं हूं पद्मश्री, ऐसा नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे रूल हैं इसके। सरकारी गाड़ी पर, प्राइवेट गाड़ी पर भारत सरकार लिख के नहीं चल सकते हैं। सरकार की गाड़ी है तो ऑफिस के बाद उसको जमा कर दीजिएगा कार्यालय में, ठीक है, सरकारी यूज के लिए ही निकालेंगे, प्राइवेट यूज के लिए नहीं निकाल सकते हैं। इस सबको भी ध्यान रखना पड़ता है। आजकल तो देखते हैं कि मैंने बिहार में देखा, लोग लिखते हैं बीपीएससी टीचर, वे क्या मतलब होता है इसका, इसका कोई मतलब ही नहीं है, और यह दंडनीय अपराध है। इसका क्या मतलब होता है, तो मतलब होता है इसका, नहीं होता है। तो ये वही कहता है। कक्षा थोड़ी आज लंबी हो गई है, लगभग 2 घंटे की क्लास हो गई, कुछ नहीं लिखा है आज मैंने। कल एक काम करते हैं, कल लिखने की शुरुआत करेंगे, पहले यहां तक कर लेंगे पहले, ठीक है, यहां तक लिख लेंगे। फिर अनुच्छेद 19 से लेकर 22 स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद अन्य जो अधिकार हैं, शोषण, धर्म, शिक्षा, अनुच्छेद 32, उस सब को देखेंगे। ये क्लास 2-3 दिन चल सकती है, लेकिन ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब कुछ तो याद कर लेंगे, जितने कोर्ट के वाद हैं, केशवानंद, मिनर्वा, ठीक है, उसके बाद कुछ वाद मैंने आपको यहाँ शंकर का एक वाद पढ़ाया था, पंजाब का मामला पढ़ाया था, उस सभी वादों को आप थोड़ा विशेष रूप से देखिएगा। वाद से जब क्वेश्चन आता है तो 1000 में से कोई एक बच्चा सही करके आता है, उसको कोई याद ही नहीं करना चाहता उसे, और वाद से क्वेश्चन आता ही आता है। इस वाद में क्या कहा गया, इंदिरा साहनी क्यों महत्वपूर्ण है, उसमें तीसरा पॉइंट क्या था, इस सब को थोड़ा सा देख लीजिएगा। आज मैं कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। कल 8 बजे फिर क्लास शुरू हो जाएगी, और कल हम इसको लिखने का कार्य करेंगे शॉर्ट में। 1 घंटा लिखेंगे, फिर 1 घंटा उसको पढ़ेंगे। शुभ रात्रि।